बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। सबसे पहले आज तज़किरा कर लेते हैं शानदार फतह का। पाकिस्तानी शाहीनों की अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ को जो हमने शिकस्त दी है भारत को, वो यकीनी तौर पे एक शानदार टाइटल है। और इसके बाद फिर दाद तो बनती थी। मुलाकात हुई फील्ड मार्शल के साथ पूरी टीम की और उनके मेंटर सरफराज की, जो कभी धोखा नहीं देते। जी हाँ, पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने GHQ रावलपिंडी में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल ने नौजवान खिलाड़ियों की गैर मामूली कारकर्दगी, आला नज़्म ज़ब्त, बाहमी ताउन और फिर दबाव को झेलना और भरपूर अंदाज में खेलना और उनकी जुर्रतमंदाना खेल को भरपूर अंदाज में उन्होंने सराहा है। और इस तारीखी कामयाबी को पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र करार दिया है। तो ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने टीम के खिलाड़ियों को, कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट हो, ऑफिशियल्स हो, उन सबको एशिया कप जीतने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है और इस एतमाद का इजहार किया है कि यही नौजवान मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान क्रिकेट का रोशन चेहरा बनेंगे। और हम भी यही उम्मीद करते हैं, जिस तरह से कल हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द यही प्लेयर्स हमें सब्ज जर्सियों में नज़र आएंगे और इंटरनेशनल टीम का हिस्सा नज़र आएंगे और हम देखेंगे कि ये हमारी नेशनल टीम का हिस्सा बन जाएंगे। बिल्कुल। और वज़ीर आज़म से भी इनकी मुलाकात हुई है। 1-1 करोड़ रुपए खिलाड़ी के लिए इनाम का ऐलान किया गया है और ये डिज़र्व करते हैं। इस पर हमें दिली खुशी है, इस पर कोई तनकीद नहीं करेगा, बल्कि कहेगा कि और भी देना चाहिए। जब आप पाकिस्तान का नाम इतना रोशन करते हैं, बुलंद करते हैं, शायकीन क्रिकेट को इतनी आप खुशी देते हैं और भारत से आपको पता है जब फाइनल मैच हो या बल्कि कोई भी मैच हो, हमें तो लगता है कि वही फाइनल मैच है, तो उसमें जीतना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और इस कदर बड़े मार्जिन से 191 रन, फिर समीर मिन्हास की ज़बरदस्त इनिंग जो थी, 113 बॉल्स के ऊपर 172 रन बनाना, फिर उसके बाद तमाम बॉलर्स ने भी तिगनी का नाच नचा रखा अपने मुखालफिन को, भारतीय टीम को। तो खिलाड़ियों को उनकी तलकीन की गई है कि वो पेशा वाराना जो मयार है, अखलाकी अक़दार है और कौमी तशख़्ख़ुस है, उसको हर हाल में उन्होंने मुकद्दम रखना है और मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर अपना जो एक लेगेसी है, जो आपने बुनियाद रखी है, इसको जारी और सारी रखना है। बिल्कुल। फील्ड मार्शल का ये भी कहना था कि कौम के नौजवान ही मुल्क के मुस्तकबिल की असल ताकत हैं, जिनकी तवानाई, सलाहियत, किरदार और पाकिस्तान की तरक्की को आलमी सतह पर लेकर जा सकते हैं, पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर सकते हैं। और उसकी बुनियाद जिस तरह से हमने देखा कि रख भी दी गई है हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने, अंडर 19 टीम ने, उनकी ये पजीराई, ये हौसला अफजाई इसलिए भी की जा रही है ताकि वो उनका जोश और जज्बा और बढ़ जाए और जो अगली परफॉर्मेंसेज है, क्योंकि आगे उनके लिए बहुत सारे और भी मैचेस उन्होंने जो खेलने के लिए जाने हैं, उसके अंदर भी उनकी यही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। बहरहाल जी, हमारी तरफ से भी एक बार फिर से ढेरों मुबारकबाद और बेस्ट विशेस हमारी अंडर 19 के लिए। इसी तरह से जमकर खेलिए। अब आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे PIA की। और PIA की निजकारी के लिए जनाब दूसरी कोशिश की जा रही है। PIA की निजकारी का अमल आज से शुरू होना है। नीलामी के लिए बोलियां लगेंगी, पहले भी बोलियां लगी, लेकिन हमने देखा कि PIA की निजकारी के हवाले से जितनी तमाम कोशिशें थी वो नाकाम हुई, लेकिन ये दूसरी बार कोशिश की जा रही है और एक बार फिर से बोलियां लगने जा रही हैं। बिल्कुल। इस बोली का नतीजा क्या निकलता है, इसका जायज़ा लेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे मारूफ अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स की, जिसने एक बड़ा इंकशाफ किया है। बड़ा इंकशाफ तो क्या, एक ऐसी हकीकत जो कि अयां हो चुकी है। और उनके मुताबिक 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल उन्होंने करार दिया है। और वो कहते हैं कि जो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी थी अमेरिका की, वो कहीं पीछे रह गई है। मई में होने वाली पाक भारत जंग के बाद एक बाकायदा झुकाव देखा जा रहा है वाइट हाउस का, अमरीकी सदर का। इसके मुहरकात क्या हैं, असरात क्या हैं और ये कितने दूरस्थ ताल्लुकात होंगे, माहिरीन की रोशनी में इस तमाम जो रिपोर्ट है, ये दावा है अमरीकी जरीदे का, इसका जायज़ा लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि सोने का भाव मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह की तारीखी बुलंदियों को पहुंच चुका है। क्या सोना अब सिर्फ बैंक लॉकर्स की चीज़ बनकर रह गया है या फिर दुल्हनें इसको इस्तेमाल कर पाएंगी, इस पर बात करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे गोल्ड इतना महंगा हो चुका है कि अब एक आम शहरी नहीं खरीद सकता, उसकी क़ुव्वत ख़रीद गोल्ड को लेकर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। तो इसकी उड़ान कहाँ पर जाकर रुकने वाली है, इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। और फिर
बात करेंगे बढ़ती सर्दी की, जिसने हड्डियों में दर्द भी बढ़ा दिया है। सर्द मौसम में हड्डियों की सेहत कैसे बेहतर रखी जा सकती है, उसका ख्याल कैसे रखा जा सकता है, खुराक क्या होनी चाहिए, किन चीज़ों की एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे हमें अपने बुज़ुर्गों की और छोटे बच्चों की, इस पर माहिरीन की राय शामिल करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि ये मस्नूई ज़हानत तेज़ तर इंसानी तरक्की की ज़ामन है या फिर हर मामले में मस्नूई ज़हानत से रुजू इंसान की ज़हनी सलाहियत को मुतासिर कर रहा है। बहुत ही गहरी गुफ्तगू होगी इस पर कि आखिर हम टेक्नोलॉजी के अंदर जो इतना गिरते चले जा रहे हैं, कहीं हमें हमारी सलाहियतों को दबाने के लिए तो नहीं है, कहीं हमारी सलाहियतों को मफलूज तो नहीं कर देगा। इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे, लेकिन सबसे पहले जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। और हमारा पहला टॉपिक है कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी का, क्योंकि फैसला एक बार फिर से फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां आज इस्लामाबाद में PIA के 75% हिस्से की फरोख्त के लिए बोली का इनाकाद किया जाएगा। पहले भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन सूदमंद साबित नहीं हुआ। इस बार देखते हैं कि कितना फायदा। उस बार भी हमने इशाल देखा था कि अरबों रुपया लग गया था उस तमाम प्रोसेस में, लेकिन बजाय इसके कि उसमें कामयाबी हासिल होती, कोई काबिल ज़िक्र बोली नहीं हो सकी, वो डील नहीं हो सकी। अब इस बार क्या होने जा रहा है और कितना ज़रूरी है हमारी मईशत के लिए। हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये जो निजकारी का प्रोसेस है, हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि बहुत से महकमे जो लॉस में जा रहे हैं, जो एक दीमक की तरह खा रहे हैं मुल्की मईशत को, उनकी निजकारी बहुत ज़रूरी है। तो ये मामला अब मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मददगार साबित होगा, ये नागुज़ीर हो चुका है या हमारी मजबूरी बन चुका है, और इससे कितना सहारा मिलने जा रहा है अगर ये प्रोसेस कामयाब हो जाता है इस बार? जी, इसके 2-3 ज़ाविये हैं। एक तो सिग्नल है कि हुकूमत संजीदा है कि वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को रन नहीं करेगी, और वो जैसे थ्योरी कहती है कि वो प्राइवेट सेक्टर का काम है, तो वो प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर रही है। दूसरा एंगल ये है जो आपने जिक्र किया, जो हमारे 3 बड़े इदारे हैं, पाकिस्तान रेलवेज़ है, पाकिस्तान स्टील्स है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसके अंदर लॉसेस को कवर करने के लिए टैक्स पेयर का पैसा डाला जाता है, कर्जे लेकर पैसे दिया जाता है, तो वो फिस्कल स्पेस को मुतासर करता है, तो उसको कंट्रोल करना है। तीसरा एंगल ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, एंड आई होप कि वो गवर्नमेंट की थिंकिंग में क्लियर है कि वो इस इदारे की परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी लाएगी, क्योंकि अभी जो इदारा है उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है, लॉसेस हैं, सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसे मैनेजर को दिया जाएगा जो उसके अंदर एफिशिएंसी लाए, इसको रिवाइव करे और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस के साथ कंपीट करने के काबिल बनाए। तो ये 3-4 का कम्बिनेशन होता है प्राइवेटाइजेशन। ये एक सिग्नल जाता है कि हुकूमत अब अपनी पॉलिसीज़ को किस तरफ सोच रही है कि हम ये खुद नहीं बल्कि एफिशिएंट मैनेजर्स को हैंड ओवर कर लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा हारून शरीफ साहब, लास्ट टाइम भी हमने देखा कि जब बोली लगाने का अमल शुरू हुआ तो बिडिंग कंपनी जो हायर की गई उनको अरबों रुपए खिलाए गए, लेकिन इसके बावजूद बिडिंग कामयाब हो या ना हो, उन्होंने अपनी अमाउंट ली और वो साइड पर हो गए, वो अरबों रुपए का लॉस भी हमें बर्दाश्त करना पड़ा। इस बार क्या समझते हैं कि ये कामयाब हो पाएगी? और फिर अगर कोई बोली लग भी जाती है और उस पर पूरी उतरती है शराइत पर और उसको दे दिया जाता है PIA, तो जो हिस्से दिए जा रहे हैं 75% है, और बताया जा रहा है कि 5 साल अगर 80% की इन्वेस्टमेंट उस पर की जाए तो ही उसका फ़ायदा होगा। तो आप समझते हैं कि 80% की इन्वेस्टमेंट काफ़ी रहेगी उसके लिए अगर कोई बिडिंग में कामयाब हो जाता है PIA को हासिल करने में? जी, इतना लंबी प्रोजेक्शंस बहुत मुश्किल हैं। दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। एविएशन इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी जो है बहुत से काम तब्दील कर देगी अगले 5 साल में। तो आई थिंक इसके अंदर सोचने की बात यह है कि जो भी इसको कामयाब बिडर हुई, बात आपकी दुरुस्त है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर किए गए, लेकिन मिनिस्ट्री के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो क्रेडिबल बिडर्स को टेबल पर ला सके। उससे पाकिस्तान को बहुत एक धचका लगा। इस दफ़ा जो बिडर्स हैं वो नॉन कंपनीज हैं। अभी भी मुझे उस पर थोड़ा सा तज्जुब है कि उनके साथ कोई बड़ी टेक्निकल इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं हैं, कुछ कंसल्टेंट्स हैं, बट स्टिल ये बिजनेस ग्रुप्स मजबूत हैं, एंड आई होप कि इनमें से किसी मजबूत ग्रुप को ये दिया जाएगा जो इसको आगे लेकर जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल जो आपका फाइनेंशियल सवाल है, देखिए पीआईए वाले जब वो ले लेंगे इसको, अभी तो उन्होंने एक ड्यू डिलिजेंस की होगी, वो इसको देखेंगे कि इसके अंदर कितनी मजीद इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आया वो किसी पार्टनर को लेकर आते हैं, क्योंकि जब आपने एक कंट्रोल दे दिया तो वो तो फिर नए ओनर का डिसीजन है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेक इट फॉरवर्ड। अभी से स्पेकुलेट करना कि उसमें 80% और डालना पड़ेगा, आई थिंक ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर। बिल्कुल। अच्छा अरुण साहब, 75% हिस्से फरोख्त करने से इंतज़ामी मामलात पर इसका क्या असर पड़ेगा? कंट्रोल किसके पास होगा? और जो एक अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि सियासी भर्तियों की वजह से, जो कि बहुत सी गैर ज़रूरी होती हैं, एक बोझ पड़ता है इदारे के ऊपर, उसका खात्मा हो सकेगा? और फिर हम क्या ये भी समझें कि बहुत सी नौकरियाँ, बहुत से रोज़गार जाने लगे हैं इस इक़दाम से? जी देखिए, हमें इस पे बड़ा क्लियर होना चाहिए कि 75% ये एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी को जब आप 51% दे देते हैं तो कंट्रोल आप 100% शिफ्ट कर देते हैं, तो अब उसमें हुकूमत का लेना देना बहुत कम हो जाएगा, बल्कि हुकूमत को उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा फ्यूचर में, ताकि उनके ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर ना आए। सो ये तो आप जो 25% भी रख रहे हैं, मेरी राय ये थी कि आप किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दें। हुकूमत का कोई काम नहीं है कमर्शियल कंपनियों में शेयर होल्डिंग रखने का। सेकंड पार्ट ये है कि जब ओनरशिप चली गई, इसका ऑपरेशनल कंट्रोल एक नई मैनेजमेंट टीम और बोर्ड को चला जाएगा, फिर वो फैसला करेंगे कि क्या स्टाफिंग करनी है, क्या टेक्नोलॉजी में तब्दीली करनी है, कैसे जहाज लाने हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, प्रोक्योरमेंट रखनी है, नहीं रखनी है। ये माइक्रो मैनेजमेंट का हमारा ताल्लुक नहीं। जहाँ तक जॉब लॉसेस का ताल्लुक है, आपकी बात दुरुस्त है कि मेरिट के ऊपर भर्तियां नहीं की गई, ओवर स्टाफिंग कर दी गई है, वो इसको हर सूरत में रैशनलाइज करेंगे। लेकिन हुकूमत ने गालिबन 1 साल का पीरियड दिया जॉब प्रोटेक्शन का, कि 1 साल तक लोग नौकरियां ढूंढ लें, अगर नहीं मिलती तो उनको कोई गोल्डन हैंडशेक दे के फारिग किया जाएगा। ओके। अच्छा हारून शरीफ साहब, आप समझते हैं कि इस डूबते हुए जहाज़ में, इस डूबती हुई कंपनी में या पीआईए के अंदर कोई कैपेसिटी मौजूद है कि अगर कोई भी बिडर कामयाब बोली लगा लेता है और इसको हासिल कर लेता है, तो आप समझते हैं कि इसके अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद है? जी बिल्कुल। देखें, लार्जेस्ट एयरलाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े लुक्रेटिव रूट्स इनके पास हैं, पोटेंशियल, और पाकिस्तान एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, लोगों ने सफ़र करना है, डायस्पोरा आता है, मार्केट का चांस तो बहुत है। मैं सिर्फ अब ये टाइम बताएगा कि जो बिडर है वो इस एयरलाइन को मजबूत करके एक्सपैंड करते हैं, या वो इसको कुछ पहले 4-5 साल एक छोटी एयरलाइन के तौर पे डोमेस्टिक यूज़ करते हैं। उनके ये अब फाइनेंशियल प्लान और ऑपरेशनल प्लान पे है। मैं फिर से दुआगो हूँ कि जो बिडर हो, उसकी मेन इंटेंशन इसको एज ए कंपनी रिवाइव करना हो, टू रीच इट्स प्रीवियस स्टैचर, ना कि सिर्फ पैसे बनाने हो। क्योंकि जब भी सिर्फ पैसे बनाने के एंगल से आप आते हैं तो फिर कंपनी का रिवाइवल आपकी तरजीह नहीं रहता, बल्कि आप एसेट्स को प्ले अराउंड करते हैं। तो इसमें कंपनी, क्योंकि एक प्राइड, एक नाम है पाकिस्तान का जो खराब हुआ है, इट विल बी क्रिटिकल कि इसको रिवाइव करके एक कंपेटिटिव एयरलाइन जाए इस प्रोसेस के बाद। अच्छा हारून साहब, आज जिस एयरलाइन का नाम ख़राब हुआ है या उसको निजकारी की तरफ जाने का हमें अल्टीमेटली फ़ैसला करना पड़ा, 50s और 60s की दहाई में ये पाकिस्तान की पहचान हुआ करती थी। दुनिया की इस वक्त की बेहतरीन एयरलाइंस पीआईए से सीख कर आज इस मकाम पर पहुंची हैं। उनको ट्रेनिंग्स देने में पीआईए का किरदार रहा है, और वो जो इनका एक स्लोगन था कि लाजवाब सर्विस का, तो वो कहाँ पे गलतियाँ हुई, क्या क्या गलतियाँ हुई कि आज ये इस कदर ज़बूहाली का शिकार है, और ये निजकारी से हम दोबारा से रिवाइवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या कुछ बेहतर करना होगा? ये गलतियां तो बड़ी सीधी सी बात है कि जिनका काम नहीं था आपने उनको दे दिया चलाने के लिए, हुकूमत का हिस्सा बना दिया। ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जाते हैं, सियासतदानों ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, पैसे निकलने शुरू हो गए, तो इस तरह तो कंपनियां नहीं चलती हैं। इन एनी केस गवर्नमेंट शुड गेट आउट ऑफ द कंपनीज, चाहे प्राइवेटाइज करें या वैसे ही मैनेजमेंट किसी और को दे दें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्योंकि ये हुकूमत का बस का काम भी नहीं है और ये उनका बेसिकली प्रिंसिपल रोल नहीं है। तो गलतियों को तो आप छोड़ दें, देयर इज अ लॉन्ग सीरीज ऑफ थिंग्स। जहां तक बाकी एयरलाइंस ने इससे सीखा, मैं क्रेडिट उनको देता हूं कि उन्होंने इससे सीखा और उसके ऊपर बिल्ड कर लिया, दैट इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग।
ये जो ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद था और है, और पीआईए में लोग प्राइड लेते थे, उस वक्त इतना कंपटीशन भी नहीं था एविएशन इंडस्ट्री में, अभी बहुत कंपेटिटिव है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक गोल्ड माइन हो सकता है उसके लिए जो इसको संजीदगी से नेशनल स्टैंडर्ड पे कंपेटिटिव एयरलाइन बनाए। लेकिन अगर वो इसके ऑपरेशन को छोटा रखते हैं और मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं लाते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं लाते हैं, ग्रेजुअल अप्रोच देते हैं, गवर्नमेंट अब कुछ कर नहीं सकती। जब आपने कंट्रोल दे दिया तो फैसला नई मैनेजमेंट का है। अब ये मैं तो सिर्फ यही चाहूंगा कि हुकूमत कुछ ऐसी बीच के अंदर एग्रीमेंट में क्लॉजेज रखे कि जिसमें मॉनिटरिंग ऑफ रिवाइवल हो सके, कि ये एक एयरलाइन है एज ए गुड कैरियर रिवाइव। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जुनैदी से पहले हम ये भी गुफ्तगू सुन रहे थे, जब पहले बोली लगाई जा रही थी कि हुकूमत इसको, पंजाब हुकूमत इसको टेक ओवर करना चाहती है और पंजाब हुकूमत इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके इसको बेहतर करना चाहती है। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट लोग अब सामने आ रहे हैं और वो बिडिंग करेंगे, लेकिन इसके अंदर शफाफियत बहुत ज़रूरी है। बिडिंग बाकायदा शफाफियत के साथ हो और उसके बाद जो भी इसको हासिल करता है उसका जो गोल है वो इसका रिवाइवल हो, इसको दोबारा से खड़ा करना हो, ना कि इसको एक छोटी एयरलाइन के तौर पर, जो कि एक पहचान थी पाकिस्तान की, उसको एक छोटी एयरलाइन के तौर पर चलाने और का। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज की बेहतरीन एयरलाइंस पीआईए से सीख कर ही इस मकाम पर पहुंची हैं। वो जो स्लोगन जिसकी हम बात भी कर रहे हैं कि बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि दोबारा से उस लेगेसी को बहाल किया जाए, बरकरार रखा जाए और पाकिस्तान की पहचान बनकर और एक मुनाफा बख्श इदारा बनकर सामने आए। कुछ बात हो जाए आलमी ताकतों की बदलती तरजीहात की, जनूबी एशिया की नई जो जियोपॉलिटिकल हकीकतें हैं, उसके तनाजुर में मारूफ अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने एक ताज़ा रिपोर्ट में ये तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, जो कि हम तो पहले से ही जानते हैं। बहरहाल आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। और वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2025 में पाक अमरीका ताल्लुकात में महज बेहतरी नहीं आई, बल्कि एक बुनियादी और इनकलाबी तब्दीली का साल बन चुका है, जहां वाशिंगटन की दहाइयों पर मुहित इंडिया फर्स्ट स्विच जो है वो सोच अब स्विच होकर पाकिस्तान की तरफ झुकाव का शिकार हो चुकी है। तो ये हमारे लिए तो खुशाइंद बात है। बिल्कुल जी, इससे पहले इंडिया फर्स्ट था, लेकिन अब इंशाल्लाह पाकिस्तान फर्स्ट होगा, क्योंकि अमरीकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मुख्तलिफ इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं, यकसर तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर शबीर अहमद साहब मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर शबीर साहब आपको, और आप इसे जानेंगे जो तब्दीली है 9 मई के बाद की है, या फिर वैसे ही हम देखें तो इंडिया से इतनी नफरत का इजहार जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं वो उनकी अपनी वजह से है, या फिर पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट पाकिस्तान को दी जा रही है। और पाकिस्तान, और जो वाशिंगटन पोस्ट कहती है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नया टर्निंग पॉइंट करार दिया जा रहा है ये साल 2026 उनके लिए, क्या कहते हैं आप? देखें, सबसे पहले तो ये बात करनी चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है वाशिंगटन पोस्ट की, रिक नोअक हैं उनके, आप कह लें, जो कि ब्यूरो चीफ रहे वाशिंगटन पोस्ट के, और वो बड़ा अर्सा कवर करते रहे अफगानिस्तान को भी और पाकिस्तान को भी। यूरोप में भी रहे, वो टेररिज्म पे और सिक्योरिटी पे ख़ास उनकी महारत है। फिर ये रिपोर्ट असल में तबसरे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात की है जो पाकिस्तान में भी हैं और मुख्तलिफ ओहदों पे रहे, और सिफारती मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, उनसे उन्होंने बात की। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं अयाज अमीर, मसूद अहमद खान साहब हमारे जो आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे, अमेरिका में सफ़ीर भी रहे, उनसे बात की है। साउथ एशिया को एक साहब देखते हैं, कुगल मैन, अच्छा, वो बड़े एक्सपर्ट हैं यहाँ के मामलात के, उनसे उन्होंने पूछा है। फिर कुछ रिपोर्ट्स का हवाला दिया जो यूएस कांग्रेस मैन ने पेश की थी। तो बेसिकली ये रिपोर्ट मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी आरा पे मुश्तमिल है, और उसमें सारे लोग वो नहीं हैं जिन्होंने कोई हमारे फेवर में बात करनी है। सब ने बड़ी लॉजिकल बात की है और जो डेटा है उसको सामने रख के जी। लेकिन जुनैद, हमें ये कहने दें वैसे, और ये क्रेडिट लेने दें कि हम इसी फोरम पे और इसी चैनल पे जब ये ट्रंप इलेक्शंस की पूरा हमने एक बड़ा शानदार सेट लगाया हुआ था और बड़ा एक, तो हमने बहुत सी बातें की थी। और मेरा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगा। अच्छा, इनकी बातें दोहराने से बेहतर है मैं थोड़ा सा जो 3-4 बातें जिनकी वजह से ये व्यू बना है जी। एक तो हिस्ट्री को आपने देखना होता है, जैसे एक आयार में थ्योरी है जिसको हम हिस्टोरिकल एनालिजी कहते हैं। भी आप ज़रा माजी में देख लें कि वहाँ जब कभी 2 पार्टीज़ हैं, वहाँ पर रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट्स। जी हाँ। हमारे यहाँ क्या होता है, कभी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होती है और कभी हमारे यहाँ इक़्तिदार जो है वो इदारों के पास होता है। फिर आपने ये भी देखना होता है कि कोई इवेंट तो नहीं क्रिएट हो रहा इस रीजन में।
एक थ्योरी है टिपिंग पॉइंट की और वो फोकसिंग इवेंट की। देखिए ये जो आपने लफ्ज बोला ना तब्दीली, देखिए आम सियासी हवाले से तो ये लफ्ज एक आम सा लफ्ज है जी। आप जब फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली की बात करते हैं ना तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहा जाता है कि इतनी पंक्चुएटेड होती है कि ये हुकूमतों के बदलने से भी नहीं बदलती, चूंकि ये इंटरेस्ट बेस्ड होती है। यही चीज़ बड़ी हैरानकुन है कि आखिर हुकूमतों के बदलने से भी ना बदलने वाली चीज़ कैसे बदल गई, क्योंकि इस खित्ते के अंदर सबसे बड़ा मफाद तो चाइना को काउंटर करना था और उसके लिए भारत को चौधराहट का एक पग पहनाया गया। और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, एक तो उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मंडी बहुत बड़ी है, उनके साथ जो ट्रेड चलते हैं उनके अपने मफादात अपनी जगह, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो सूदमंद या सूटेबल मुल्क था वो भारत ही दिखाई देता था। तो ये जो चेंज है भारत से कहाँ पर गलती हुई है, एक जंग से इतना कुछ बदल जाना, इसके पीछे आपको और क्या क्या मुहरकात लगते हैं प्रोफेसर साहब, और ये कितने दूरस्थ होंगे? क्या ये वक्ती है चेंज, और ये कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की उनकी शख्सियत है अनप्रिडिक्टेबल, कुछ दिनों में वो फिर से पांसा पलटेंगे और झुकाव भारत की तरफ हो जाएगा, या ये ऐसे ही चलने वाला है अगले कुछ सालों में? आपने बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया। क्यूगलमैन उसने भी बात की है इस हवाले से कि क्या ये जो शिफ्ट है ये टेम्परेरी है या इंडिया के हवाले से। ओबामा के दौर में ये जिसको आप इंडिया सेंट्रिक कहते हैं एक तासुर मिला, लेकिन वो हमारी तारीख भी बताती है जब डेमोक्रेट्स वहाँ होते हैं वो थोड़ा प्रो इंडियन रहे हैं। रिपब्लिकन के दौर में पाकिस्तान के साथ हमेशा मामला बेहतर रहे, रेगन का दौर हो जिसमें हम न्यूक्लियर पावर बने। तो ये जो आपने फरमाया कि इंडिया से क्या गलती हुई, देखें इंडिया भी उनका एक पार्टनर के तौर पर रहा, और लेकिन हुआ ये कि जो यूक्रेन वॉर है, अच्छा यूक्रेन वॉर में पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका, लेकिन इंडिया का ख्याल ये था कि माजी में जिस तरह वो एक गैर जानिबदाराना नॉन अलाइंड, लेकिन अब वेस्ट को और खुसून अमेरिका को तो एक स्ट्रेट लाइन चाहिए थी उसमें। अच्छा वहाँ इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बायर है जो रूस है उसके ऑयल का। अच्छा वो जो पेट्रो मनी है अमेरिका का ख्याल ये कि वो फिर रूस को मजबूत कर रही है, और रूस जो अब उस एग्रीमेंट पे नहीं आ रहा। मेजर मैं कहता हूँ कि इंडिया का जो पॉलिसी थी, और खुसूसन फिर देखें पाकिस्तान इस खिते में अमेरिका का ट्रस्टवर्दी अलाई रहा है। हमने देखें सोवियत यूनियन को यहाँ से शिकस्त दी और यहाँ से हमने उनको कंटेन किया और आगे नहीं आने दिया। आप वॉर ऑन टेरर की बात करें, लेकिन पाकिस्तान डेकेड्स में अमेरिका के साथ खड़ा रहा है और वेस्ट के साथ खड़ा है, और अभी भी पाकिस्तान टेररिज्म के हवाले से एक बेस्ट अलाई है जी। इसी रिपोर्ट में जिक्र है कि वो जो वाक़या हुआ अफगानिस्तान में जिसमें 13 ट्रूप्स जो थे अमरीकी वो मारे गए थे और 170 अफगान उसमें हलाकतें हुई थी, लेकिन उसका जो मास्टरमाइंड था वो हमने उसको कैप्चर किया, और जिसका जिक्र मार्च में ट्रंप ने अपनी स्पीच में भी किया। देखिए पाकिस्तान के साथ उनके जो मामलात इस वक्त डेवलप हो गए हैं, एक टेररिज्म के हवाले से, फिर रीजन के हवाले से, अच्छा फिर दूसरी बात मिडल ईस्ट के हवाले से, अब जो डेवलपमेंट्स इसराइल और गजा में हो रही हैं, फिर पाकिस्तान के जो मिडल ईस्ट में जो बढ़ता हुआ जो पाकिस्तान का किरदार है। अभी हमारे फील्ड मार्शल जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो देखें लिबिया में जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, अभी वो सऊदीया में थे और बड़ा अहम एजाज़ सऊदीया ने उनको दिया है। तो मैं ये कि अमेरिका का जिसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं ना, माजी में तो ये हुआ करता था कि सर अमेरिका का एक मफाद है जी, वो सोवियत यूनियन को कंटेन करना चाहता है। अब अमेरिका का मफाद जो है, जैसे आपने बिल्कुल से इशारा किया कि चाइना की उनकी एक ट्रेड वॉर चल रही है। आपने दुरुस्त फरमाया जुनैद कि पाकिस्तान के साथ तो जो ट्रेड है अगर कंपेयर करें इंडिया से तो वो 5% भी नहीं है। इंडिया इतनी बड़ी एक ह्यूज कंट्री है, इकोनॉमी है, फिर मार्केट है। पॉलिसी में तब्दीली जो आ रही है, आप समझते हैं कि उससे ट्रेड भी बढ़ेगी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा तजारती मुल्क है और बन सकता है अगर पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे होते हैं। और दूसरी तरफ अगर भारत को इस तरह से साइड लाइन किया गया है और जिस तरह से इंडिया फर्स्ट था और अब देख रहे हैं हम इंडिया कहीं भी नहीं है, तो इसके अंदर आप समझते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और जो बढ़ता हुआ टेररिज्म है जिसके अंदर इंडिया की तरफ हर बार इशारे जाते हैं, ये वजह भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है? आप बिल्कुल सिर्फ फरमा रही हैं कि देखें ये अब जिसको कहते हैं ना जी, ये सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसको एक अमली सूरत भी वो अख्तियार करनी चाहिए। जो ट्रेड की जहाँ तक बात है, आप देखें अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अमेरिका का जो इंटरेस्ट है जिसको आप यहाँ पे एक जुमला सुन रहे हैं रेयर मिनरल्स का, फिर अमेरिकन कंपनीज जो है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क बन सकता है और एक बड़ा मुल्क बन सकता है, वो माहिदात हो रहे हैं। देखें तीसरा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वो जो ट्रंप के जो अलाइज उनके साथ काम करते रहे एसोसिएट्स, वो पाकिस्तान के साथ एंगेज हैं।
फिर दूसरा ये कि ये जो रीजन है हमारा, खासतौर पे गवादर पे जो हम डेवलप कर रहे हैं पोर्ट, पाकिस्तान वसाइल के लिहाज से और जो दुनिया की नज़रें हैं वो इस रीजन पे भी हैं, और हम अमेरिका को भी एक्सेस दे रहे हैं और भी मिडल ईस्ट को भी आप देखेंगे। फिर पाकिस्तान वैसे भी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका सबसे बड़ा एक पार्टनर है अमेरिका पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान के बारे में कभी आप माजी में जुनेद सुनते थे कि हमें कहा जाता था डू मोर। मैं ये कहूँगा कि 10 मई के बाद पाकिस्तान अब इस पोजीशन में आ गया है कि पाकिस्तान अमेरिका से कहता है कि ये इनफ नहीं है अभी। बिल्कुल, ईरान वाले मामले पे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक्नॉलेज किया है कि सबसे बेहतर पाकिस्तान समझता है इस खत्ते के अंदर ईरान की सेटलमेंट के लिए जो पाकिस्तान का किरदार था, तो पाकिस्तान की पोजीशन तो बहुत बेहतर है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी कब महसूस करेगा इन सारे ताल्लुकात का बेहतर होना, उसके असरात, उसके समरात, और अभी हमें ये तवक्को कर सकते हैं कि हम अपने जीते जी वो उसके फ़वाइद देख सकें। दूसरी चीज़, ये जो आपने गज़ा पीस फोर्स वाली जो मामला है वो उस वक्त बड़ा गर्म हुआ है। ख़बरें ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करे इस मकसद के लिए, लेकिन क्या हमें इस कंट्रोवर्सी में अभी जाना चाहिए हमास को डिसआर्म करने के प्रोसेस में, या इसके बाद का जो फेज़ होगा वो हमारे लिए ज़्यादा साजगार होगा? आपने जो पहली बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के बारे में यहाँ तक कहा जाता रहा चंद सालों पहले कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने को जा जी। श्रीलंका आपने देखा बैंकरप्ट हो गया। फिर हमारे इस खीते में 3 ममालिक में इनकलाब आया, बांग्लादेश में, श्रीलंका, हुकूमतें बदली, नेपाल में। हमें भी कहा जाता था कि ये, लेकिन आपने देखा कि हम उस क्राइसिस से निकले अल्हम्दुलिल्लाह। अब दुनिया भी हमारे साथ बातचीत भी कर रही है, ट्रेड भी कर रही है। ये जिसको आप ट्रिकल डाउन कह रहे हैं ना, देखें जब हम उस क्राइसिस से निकल आए, अब पाकिस्तान जिसको आप टेक ऑफ की पोजीशन पे कहते हैं ना, उस पोजीशन पे है, आपको ताउन मिलेगा दूसरे ममालिक का भी। अब वो नहीं होगा कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जी हमें सिर्फ इमदाद दी जाए या कर्ज दिया जाए। जो आगे डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपकी अमेरिका के साथ, वो तिजारत के हवाले से हैं। अब देखिए तिजारत में अमेरिका की आपके साथ दोस्ती का आप अंदाज़ा लगाएं कि बाकी इंडिया पे 50% से ज़्यादा टैक्स है, टैरिफ, पाकिस्तान पे 19%, चाइना पे इससे भी ज़्यादा है। यानी यहाँ भी हमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर रियायत मिल रही है। और अब और एरियाज़ हैं जिनमें हम चाह रहे हैं बातचीत करना, और एक दौरा और एक्सपेक्टेड है, हमारे जो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज हैं वो वहाँ जाएंगे। लेकिन जिस सेंसिटिव इशू की आपने बात की है वो ज़ाहिर बहुत से पाकिस्तानियों के भी ज़हनों में है। देखें पाकिस्तान का जो किरदार है सिफारती, सियासी, दिफाई, वो खुसूसन मशरिक़ वस्ता के हवाले से बड़ा है। पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान लीड कर रहा है गज़ा, और वहाँ जो डेवलपमेंट होगी वेस्ट बैंक में, जैसे बात हो रही है कि वहाँ पे एक पीस फोर्स कह लें, एक जो पीस प्लान था उसका हिस्सा था कि माजी में भी होता रहा है। पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की आप कह लें जो अमन फोर्सेस बनती रही हैं, यूएनओ के तहत पाकिस्तान ने दुनिया के बेशतर ममालिक में बड़ा एक क्लीदी किरदार अदा किया है। ये तो हमारा एक मुस्लिम ब्रदर एक मुल्क है फ़लस्तीनी। लेकिन सेहूनी फोर्सेस के एजेंडे पे काम करना, या जिस तरह से वो हमास को डिसआर्म करना चाहते हैं उनकी मदद करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ और बता के हमसे कोई और काम ले लिया जाए और फिर उसका उल्टा नुकसान हो जाए? देखिए वहाँ सबसे बड़ा इशू क्या रहा है उस खिते में, वहाँ बात तो होती है कि सीज फायर की जी, अमल नहीं होता। अमल, अच्छा ये कैसे मुमकिन होता है कि जहाँ दो फ्रीक एक दूसरे के आमने सामने हो वहाँ कोई एक बुलेट भी न चले। लेकिन ये जो आप बफर जोन बना देते हैं ना जब, और ऐसी फोर्सेस को ले आते हैं जो न्यूट्रल हों और वो फोर्सेस जो है वो फ्रेंडली हों, अच्छा वहाँ फर्ज क्या कुछ भी हो सकता है, कोई और मुल्क भी ऑफर कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपका दुश्मन मुल्क है इंडिया, वो भी ऑफर कर सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि नहीं, पाकिस्तान को ये जो पीस फोर्स है और पाकिस्तान का जो किरदार है इस खिते में, फिर पाकिस्तान अकेला नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान अपने जो अलाइज हैं जिनको हम अरब ममालिक कहते हैं, उनके साथ हमारी तारीखी रवाबत है। हम उन पे तकिया भी तो नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। दोनों नजरियाती कज़न भारत हो या इजराइल हो, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के माहिर हैं, लेकिन ये खुद भी कुछ छेड़खानी करके उसको कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं। ये बिल्कुल बनाएंगे। देखिए ये प्रॉक्सीज भी करेंगे आपके साथ जी, ये अफगानिस्तान में भी खराबी करेंगे। इंटरनल आपके यहाँ जो टेररिज्म है ये जो खासतौर उसको भी हवा देंगे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने ताल्लुकात जो है अरब वर्ल्ड के साथ, मुझे कल की स्पीच आप देखें, लिबिया में आपके डिफेंस ऑफ फोर्सेस जो हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो गए हुए हैं वहाँ, उन्होंने एक्सटेंड किया अपना कोऑपरेशन। यहाँ तक जुमले हैं कि ये हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारे वसाइल, हमारे हथियार, उन्होंने कहा आपकी हिफाजत के लिए आपके अच्छा हमारा माहिदा मुझे लगता है कि सऊदीया के अलावा और ममालिक के साथ भी होने जा रहा है। मुझे ये बताएं, जब आप आगे बढ़ के खेल रहे हैं,
आप डिफेंसिव नहीं है, तो फिर आप ये भी देखेंगे कि वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कैसे हो सकता है, आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का ऐसा ना बने। तो मैं कहता हूँ इसको डाउट्स की नजर से इंशाल्लाह, देखा जाना इससे चाहिए। पहले पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत था, लेकिन अब पाकिस्तान पसंदीदा मजबूरी बन रियासत चुका है, शुमार होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि एक पावर के तौर पर उसे एक्नॉलेज किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि गाजा का मामला हो जी हाँ। या फिर कोई भी अदर मुल्क के साथ हमारे डिफेंस के हवाले से कोई मुआहदे हों, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को भी मलहूज़ खातिर रखते हुए डिसीजंस किए लेकिन ये आप ज़हन में रखें कि ये आज खुद नहीं हो गया। देखिए इसके लिए पाकिस्तान ने भी एफर्ट्स, बिल्कुल खास तौर पे मैं एफर्ट्स तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने ही किए हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल। गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आवाम सब ने मिलकर किए हैं, उसी का समर हम खा रहे हैं। अदरवाइज पाकिस्तान इससे थोड़ा अर्सा हम पहले 9 मई 10 मई से पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा था, और ये तमाम ममालिक जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ देखते थे, अब तरीकाकार ही बदल चुका है, इतना अब बदल रिवाज चुका- बदल चुका आप है। हैरान होगी कि देखें एक वक्त था कि क्या इंटेलिजेंस या को हमारे पास या हमारे दोस्त ममालिक रिपोर्ट्स नहीं थी कि हम रूस में खड़े हुए थे और रूस की फौजें उससे यूक्रेन में दाखिल हो रही थी। दुरुस्त। अच्छा, यहाँ हमने कहा कि जी साइफर है, हमने कहा कि हम गुलाम नहीं हैं, हमने अमेरिका कुछ, अच्छा आपने देखा कि उसको फिर शिफ्ट करना, वो जो हॉस्टिलिटी क्रिएट हो गई थी पाकिस्तान की सिफारती मैदान में, ये शानदार कामयाबी है माशाअल्लाह। कि चाइना के साथ भी आपके मामला एक दोस्त मुल्क के हैं जो हम कहते हैं, और वो जो चाइना की इनिशिएटिव है यहाँ पे चाइना One Belt हो, One Road का, अमेरिका हो, उस रशिया अमेरिका हो, दुनिया की रशिया हो, तमाम ताकतें और मिडल ईस्ट गल्फ हो, कंट्रीज, जी हाँ। मिडल ईस्ट, सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बेहतर हैं और उम्मीद करते हैं इसी तरह से बेहतर हों, उसमें और गर्मजोशी और पाकिस्तानी अवाम के मफाद के लिए जो भी फैसले किए जाएँ वो हमारे हक में बेहतर आएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर प्रोफेसर शबीर अहमद साहब। और यकीनी तौर पर जो वाशिंगटन टाइम्स का ये रिपोर्ट है या इंकशाफ है, ये एक्नॉलेजमेंट है पाकिस्तान की उन काविशों की, चाहे वो अस्करी सतह पे हों, सियासी या सिफारती सतह पे हों, और भारत इसमें कहीं बहुत पीछे रह चुका है अपनी नफरत और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि एक शोरज़दा, तेज़ रफ्तार और बेचैन दुनिया में जब नज़रें थकन से बोझल हो जाएं और जहन सुकून का मतलाशी हो, तो फिर रंग भी अपना पैगाम बदल लेते हैं। रंगों के आलमी इदारे मशहूर कंपनी पेंटागन ने 2026 के लिए जिन रंगों का इंतखाब किया है और जिन रंगों को इस बार इनफरादियत मिल रही है वो है सफ़ेद और हल्के नीले आहंग से, जो थोड़े से मिलते जुलते से रंग होते हैं, जिन्हें हल्का आसमानी कलर भी कहते हैं, लाइट ब्लू कलर भी कहते हैं, और वाइट कलर, ये इस बार थीम कलर्स में कंसीडर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये आंखों को ताजगी का एहसास देता है, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता है, और पेंटून के मुताबिक ये रंग इस दौर की नुमाइंदगी करता है जहाँ दुनिया शोर से निकलकर खामोशी, सादगी और अंदरूनी ठहराव की तरफ बढ़ रही है। तो क्लाउड डांसर की झलक ज़हनी आज़ादी को उभारती है, तख्लीकी सोच को वुसअत देती है और माहौल में हल्केपन का तासुर पैदा करती है। और वैसे भी हल्के कलर्स जो होते हैं वो आपकी जो फीलिंग है उसको तरोताज़ा कर देते हैं, उसको अच्छा रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। डार्क कलर आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार कर ही देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लास्ट ईयर हमने देखा था कि बहुत ही डार्क कलर, चॉकलेट कलर और ब्राउन शेड को कलर साल का रंग करार दिया गया था, लेकिन इस बार आपको हल्के और सूदिंग कलर नज़र आ रहे हैं, जैसे स्काई ब्लू, लाइट ब्लू और वाइट कलर। तो आपको पीसफुल रखने के लिए, काम एंड कूल रखने के लिए कलर वैसे भी बड़े खूबसूरत हैं। इस साल 2026 के अंदर आप इन कलर्स को ही फैशन की दुनिया में भी आप देखेंगे कि इन होंगे। आपको बताते हैं कि लाजवाल गीतों से अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाली बरे-सगीर की नामवर गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए हैं, और आज भी उनका फ़न, उनकी मौसीकी, उनकी आवाज़ हमारे दिलों में, हमारे जहनों में आज भी गूंजती है। तो मलका तरन्नुम नूरजहां को गए हुए काफ़ी दहाइयाँ हो चुकी, तमग़ा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की हामिल पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां को हमसे बिछड़े हुए 25 बरस अब हो चुके हैं। मलका तरन्नुम नूरजहां 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा हुई और उनका असल नाम अल्लाह वसाई, जबकि नूरजहां उनका फिल्मी नाम था जनाब। जी हाँ, उन्होंने अपने फ़नी करियर के आगाज़ में ही 1935 में पंजाबी ज़बान में बनने वाली पहली अवलीन फ़िल्म जो थी शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी, उसके अंदर उन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार भी काम किया और एक अदाकारा के तौर पर भी उन्होंने अपने आप को मनवाया, जिसमें उनका नाम नूरजहान था। वहीं से उसका नाम वही, बिल्कुल उनका नाम मंसूब हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने इतने गाने गाए हैं कि वो हमेशा याद रखे जाएंगे, और स्पेशली जब जंग के
दिन होते थे तो नूर जहान स्पेशली उनकी जो सिंगिंग थी वो सुनी जाती थी, और फिर जो उनका बड़ा मशहूर गाना था पुत्तर हटाते नहीं विकदे, इतना सुना जाता था। और फिर हमारे जो जवान हैं उनका जोश और वलवला और उनका जज्बा बढ़ाने के लिए, गरमाने के लिए उनके लहू को ये मौसीकी FM पर चला करती थी, रेडियो पर चला करती थी और बहुत ज़्यादा सुनी जाया करती। पंजाबी गीत उनके चाहे वो रोमांटिक हों, चाहे वो जंगी दिनों के हों, जंगी महाज के हों, सभी ने बहुत से जो लोग थे, सुनने वाले थे, उनको अपना गर्विदा किए रखा। अच्छा, उनका एक गाना और भी है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। क्यों ना अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। बिल्कुल। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये खूबसूरत नगमा उनका जो कि आज भी सुना जाता है और फिर पुरानी यादों को ताज़ा किया जाता है। तो उनके सारे ही गाने, सारे ही नगमे, सारे ही गीत इसी तरह से हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। उनके साथ ही नाजरीन, गाज़ा की बात करें तो गाज़ा में जंग बंदी का ऐलान तो 10 अक्टूबर को हुआ था, मगर उसके बाद भी हालात जूं के तूं हैं। ज़िंदगी को वहाँ पर जंग बंदी नसीब नहीं हो सकी है। हम देख रहे हैं वहाँ पर अभी भी घन गरज सुनाई देती है, मलबे तले हुए दबी हुई सांसें हैं, लाशों को कंधा देती माएँ, अस्पतालों में मौजूद जख्मी इस तल्ख हकीकत की गवाही दे रहे हैं कि गज़ा में जंग बंदी सिर्फ अल्फाज तक महदूद है। और बैनुल-अक़वामी और मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जंग बंदी के बाद अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। बिल्कुल, ये सब कुछ जंगबंदी के बाद हुआ है। अगर जंगबंदी के बाद भी इसी तरह से कत्ल गारत होनी है तो फिर क्या फ़ायदा। इसी तमाम सूरत-ए-हाल में बात करेंगे। मंसूर जाफ़ी साहब मशरिक़ वस्ता उमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये हम देख रहे हैं कि 400 से ज़ायद अमवात जंगबंदी के बाद हो चुकी हैं, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी थी उस गज़ा अमन मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाना? और इसी तरह से अगर वायलेशन होती रहेंगी तो क्या कभी अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा? जी, आपने दुरुस्त कहा कि ये बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी तो उन्हीं फोर्सेस की है कि जिन्होंने इस गज़ा माहदे का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। मेरी मुराद अमेरिका और उसके साथ जो उनके इत्तेहादी, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की साइड लाइन पे जो है अलग से मुलाकात करके अरब और मुसलमान हुक्मरानों को कायल और माइल किया गया कि एक गज़ा माहदा किया जाना चाहिए, क्योंकि अब इसराइल और अमेरिका दोनों शायद फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से ज़ाहरी तौर पर दिखाई देता है कि वो थक चुके हैं। लेकिन जो पिक्चर अभी आपने की है उससे तो यही दिखाई देता है कि उस स्कीम ऑफ वर्किंग में एक रिलेटिवली लल आया है, एक ठहराव आया है, उसकी कुछ तादाद कम हुई है, लेकिन वो सीरीज़ जारी है, किलिंग अभी भी जारी है। और ख़ास तौर पे ये कोशिशें भी दरपर्दा की जा रही हैं कि किसी तरीके से इस सीज़ फायर को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त मज़ाहमती क़ुव्वतें जो हैं वो बहुत ही ज़ीरक अंदाज में इस सीज़ फायर को लेकर आगे चल रही हैं। कतई इसके कि इस सीज़ फायर के दौरान ही जो इज़्ज़ुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड के एक सीनियर कमांडर जो है रायद साद, उनको भी शहीद कर दिया गया। और मकसद यही था कि इस बात से इश्ताल पाकर मज़ाहमती तंजीमें जो हैं वो एक बार फिर से शायद इसराइल पर राकेटबारी और उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमती कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू कर देंगी। लेकिन फ़लस्तीनियों ने अपने इस जो अपने ख़िलाफ़ होने वाली इस साजिश को भांप लिया और उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल उस अंदाज में शो नहीं किया कि जिसका जो जवाब बन सके इस सीज़ फायर को ख़त्म करने के ताकि हवाले से। हमेशा की तरह इल्ज़ाम जो है वो फ़लस्तीनी अवाम पर या फिर हमास पर आ जाए और उन्हीं को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए, वायलेशन करने का एक और मौका मिल जाए और एक और वहाँ पर बर्बरियत दिखाने का मौका मिल जाए। अच्छा मंसूर जाफ़र साहब, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो अभी तक बताया जा रहा है कि जंग बंदी के ऐलान के बाद से 400 जो शहादतें हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। जेनोसाइड किया जा रहा है, इसमें तो कोई शक बाकी नहीं रहा। और 24 घंटों के अंदर बताया जा रहा है कि खान यूनुस हो, गज़ा शहर हो, इस पर होने वाली जो फ़ज़ाई बमबारी है उसमें भी मज़ीद 10 मासूम जानें छिन गई हैं। तो अब तो कोई दिन रात का तसव्वुर नहीं रहा या फिर कोई जगह महफूज नहीं रही है। गज़ा में कहीं पर भी कोई भी मौजूद है वो बमबारी का निशाना बन सकता है। तो फिर जो ये रिपोर्ट्स बार बार हम देख रहे हैं जो शाया की जाती हैं या अक़वाम मुत्तहिदा एक्नॉलेज कर रहा है इस चीज़ को कि जी वहाँ पर इस वक्त या इस चीज़ को मान रहा है, वहाँ पर इस वक्त कहत है, वहाँ पर इस वक्त खुराक की किल्लत है और अमवात ज़्यादा इसकी वजह से भी हो सकती हैं। तो ये सिर्फ बातों की हद तक महदूद रहेंगी, सिर्फ रिपोर्ट्स इसी तरह से जारी होती रहेंगी, जंगबंदी की बातें होती रहेंगी, या कुछ अमली इक़दाम आप समझ रहे हैं कि अब जिस तरह से अमन फोर्स भी वहाँ पर भिजवाने की बातें हो रही हैं तो उसके बाद कुछ यकीनी हो पाएगा, कुछ वहाँ पर अमन हो पाएगा, या फिर इसका तसव्वुर भी अब ना किया जाए?
देखिए, जहाँ तक तो इसमें गज़ा में ख़ास तौर पे जो पहला मरहला है, अगर आप उस पर अमल दरामद की रफ़्तार का जायज़ा लें, तो इसराइल ने रोज़े अव्वल से ही उस पर अमल दरामद से लैतोलाल से काम लिया। वो जो 600 ट्रकों की इमदाद का वादा किया गया था और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो पेट्रोल की मिक़दार वहाँ लानी थी, उसके साथ-साथ आपके इल्म में है कि इस वक़्त गज़ा समेत पूरे फ़लस्तीन के अंदर शदीद सर्दी का मौसम है और बाज़ इलाकों में तो बर्फ़बारी है और ख़ास तौर पे पिछले तकरीबन डेढ़ हफ़्ते से वक़्फ़े-वक़्फ़े से वहाँ बारिश का सिलसिला भी जारी है। तो ये लोग इस वक़्त जिस तरह के टेंटों में और ख़ास तौर पे प्लास्टिक शीट्स के अंदर ज़िंदगी गुज़ारने पे मजबूर हैं और ख़ास तौर पे गज़ा का जो सैनिटेशन का निज़ाम इसराइल ने जिस मुनज़्ज़म अंदाज़ में तबाह किया है, उसके बाद तो फ़लस्तीनी बेचारे जो है उस बारिश के पानी के अंदर जो है वो पैर डालकर जो है बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो घरों के अंदर यानी उन टेंटों के अंदर रहने पे मजबूर हैं। तो ये मौसम की शिद्दत उनके लिए यकीनन एक और बड़ी मुसीबत और आज़माइश है और उसके साथ-साथ जो आसमान से आतिश व आहन बरसाता है इसराइल, वो तो एक आप कह लीजिए एक ऐसा मुसलसल अमल है कि जो पिछले तकरीबन ढाई 3 साल से फ़लस्तीनियों का मुक़द्दर है। अब बुनियादी तौर पे जो इदारे इन रिपोर्ट्स की या वायलेशन की निशानदेही करते हैं, ये उन्हीं की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफ़ॉर्म से इस वक़्त एक बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स जो है वो इनिशिएट करना ज़रूरी है और वो उसको जिस पीस मिशन जी। का कलगी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने सर पे लगाना चाह रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो तो ज़मीन पर हकीकी मानों में अमन जो है वो कायम मंसूर करें साहब, डोनाल्ड और ट्रंप साहब उस को ये नज़र नहीं आ रहा कि 16,000 से ज़ायद जो ज़ख्मी थे उन्हें तिबी इमदाद नहीं पहुंचाई गई इसराइल की तरफ से बर वक्त, तो क्या ये जंगी जुर्म नहीं है? 1,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं इस वजह से कि उनको बर वक्त जो एमरजेंसी में उनकी हालत तशवीशनाक थी, तिबी इमदाद नहीं दी जा सकी। फिर जो ग़िज़ाई किल्लत है, जो इमदाद का बर वक्त या सही मुनसिफाना अंदाज में ना पहुँचाना है, तो ये सब कुछ अमरीका को नज़र नहीं आ रहा? अगर ये सब कुछ इसराइल के हाथों में दिया जाएगा या सियोनी फोर्सेस पे ये तवक्को रखी जाएगी कि वो इन्हें फ़राहम करेंगे, तो फिर तो कभी भी हम तवक्को नहीं कर सकते कि ना वहाँ पे अमन आएगा, ना वहाँ पे दो रियासती हल कभी पाए तकमील तक पहुँचेगा। देखिए, जहाँ तक तो इसराइल के किरदार का ताल्लुक है, अगर इसराइल अपने आप को ऑक्यूपायर भी समझता है इस इलाके का, तो बैनुल-अक़वामी कानून के अंदर इसराइल की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने ज़ेर-ए-नगीज़, ज़ेर-ए-कब्ज़ा लोगों के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो फराहम करे। दुरुस्त। बैनुल-अक़वामी कानून इस बात का पाबंद करता है इसराइल को कि वो उनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो मयस्सर करे और तभी जाके उसका एक ऑक्यूपायर का स्टेटस जो है वो किसी तरीके से तस्लीम किया जा सके। लेकिन इसराइल ना तो बैनुल-अक़वामी कानून को मानता है और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा के तहत होने वाली करारदादें और उनके फैसलों को मानता है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़ैली इदारे जो इंसानी इमदाद की तरसील और वहाँ पे एक नेटवर्क बनाने के लिए ज़िम्मेदार थे, चाहे वो ओनरवा हो, ओचा हो, उन्हें इस वक्त वहाँ ऑपरेट करने नहीं दे रहे और उसमें आइसिंग ऑन द केक अमेरिका का वो रवैया कि जिसके तहत उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियाँ थी ओनरवा की फंडिंग के हवाले से वो भी उन्होंने अदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इसमें अब मज़ीद फंडिंग नहीं देंगे। ऐसे में तो ये एक मिली भगत लगती है कि एक तरफ इसराइल उनके लिए ये सारे मसाइल जो है वो मजबूत करता जा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो उनकी शाबाशी के लिए और उसको थपकी देने के लिए बता रहा है कि हमने अपने हिस्से के इमदाद बंद कर दिए, आपने अपने हिस्से के बंद कर दिए। तो कुछ दिनों की बात है, ये फ़लस्तीनी जो है किस तरह माजी हो जाएंगे और आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीनी सिसक कर जो है वो चाहे बीमार हों, मरीज़ हों, ज़ख्मी हों, अब एक साजिश के तहत उन्हें वहाँ से निकालने के लिए इसराइल ने एक प्लान ऐलान किया है कि ये लोग जा सकते हैं इलाज के लिए, लेकिन ये जाते हुए वन वे टिकट लेके जाएंगे, ये वापसी नहीं आ सकेंगे गज़ा। तो अब ऐसी सूरत में वो जो मंसूबे माजी में चाहे फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन दरबदर करने के थे, वो नाकाम होता देख के इसराइल और अमेरिका ने एक नई साजिश तैयार की है कि जिसमें वो ये ज़ख्मों से चूर जिस्म हैं, उनके साथ एक सियासत करने जा रहा है, उनके साथ एक जो है खिलवाड़ करने जा रहा है कि अगर वो किसी अंदाज से इलाज के लिए यहाँ से निकलते हैं, ऐसे में उनको वतन वापस नहीं आने दिया अपने गज़ा वापस आने की इजाज़त नहीं आने दी। बहुत ही अफसोसनाक तो खबर ये है एक और हम उम्मीद ही कर सकते हैं मंसूर जाफर साहब के जो तमाम इदारे इस वक्त रिपोर्ट शाया कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की नज़रों से गुजरे और अमेरिका की सुपर पावर की नज़रों से गुजरे, वो बहुत सारी जंगों को बंद कराने का, जंगों को रुकवाने के दावेदार हैं और वो उनका क्रेडिट भी लेते हैं, लेकिन जहाँ पर असल जंगबंदी होनी चाहिए, जहाँ पर इमदाद पहुँचनी चाहिए, जहाँ पर ज़ख्मियों को मरहम पट्टी और इमदाद पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक उनकी रिसाई शायद मेरे ख्याल में नहीं है या फिर वो पहुँच नहीं पा रही है
वो न्यूज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो तमाम रिपोर्ट्स उनकी नज़रों से नहीं गुजर रही हैं, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि उनकी आंखें खुलें और वो वहां पर पहुंच के कोई किरदार अपना अदा कर सकें। सिर्फ क्रेडिट लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अमली इक़दामात करने से भी वहां पर अफाका होगा। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमेशा इस बार भी हम सिर्फ इन रिपोर्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं और उन इदारों को या उन ताकतों को जगाने की कोशिश। हम आगे बढ़ते हैं और आप कुछ बात कर लेते हैं सोने के भाव की, जो कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी तारीख की बुलंदियों को छू रहा है। तो लाखों सरमायाकार सोना ख़रीदने वाले और शादी ब्याह के लिए जो सोना जमा करने वाले अफराद हैं, वो इस बुलंद तरीन कीमत से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारी बेटियाँ इसीलिए बिन ब्याही बैठी रह जाती हैं क्योंकि उनको देने के लिए गोल्ड नहीं है। तो एक वक्त था जब सोना सबसे अच्छा सरमायाकारी के तौर पर ख़रीदा जाता था या समझा जाता था, या फिर दुल्हनों की सजावट और रिवायती जो एक तरीक़ाकार होता था शादी का, उसके अंदर गोल्ड को बड़ी अहमियत दी जाती थी और अपनी बेटियों को, बहुओं को गोल्ड पहनाया जाता था। लेकिन अब लगता है कि ये सिर्फ ख्वाबों में, ख्यालों में ही रह जाता है। माजी के किस्सों में ये रिवायत जिंदा रहेगी, मगर अब ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या सोना सिर्फ बैंक लॉकर्स और सरमायाकारी के लिए महदूद होकर तो नहीं रह जाएगा। तो ये सारे सवालात पूछते हैं रियाज बुखारी साहब से, गोल्ड मार्केट एक्सपर्ट। बुखारी साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। जहाँ तक हमें याद है, आपने प्रेडिक्शन की थी कि सोना अभी और नहीं बढ़ेगा, लेकिन सोना तो फिर बढ़ गया। तो ये सोने की कीमतों की ब्रेक कहाँ पर जाकर लगेगी? देखिए, मैंने कहा था कि नवंबर के लास्ट वीक में वो एक लेवल होगा जहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। फिर मिड दिसंबर के अराउंड फिर हमने इसको बाई करना है। तो वहाँ से मार्केट यानी अप हुई है। जो ऑल टाइम हाई था इसका 4400 इसका ऑल टाइम हाई था। मार्केट ने जो ही इसको क्रॉस किया, तो आज अगर देखें तो जो स्पॉट गोल्ड है वो 4500 के अराउंड है। कहते हैं ना, तारीख खुद को दोहराती है। 1979 में जो गोल्ड था वो $230 पर आउंस था, और जनवरी 1980 में वो $855 पर आउंस हो गया। उस वक्त हंट ब्रदर्स जो है वो चांदी खरीद रहे थे। उन्होंने $5 पर आउंस वाली जो चांदी है उन्होंने $50 पर आउंस कर दी थी। और मैं उस वक्त अपना न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में ये सब कुछ ये तमाशा देख रहा था कि गोल्ड 855 पर आउंस ये चला गया। उसके बाद आफ्टर 2 years बुखारी साहब, अगर तारीख के पन्नों को पलटा जाए तो सोना हमारे बचपन में बहुत सस्ता था। तो क्या ये तारीख भी दोहराई जाएगी कि सोना एक बार बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाए? और जिस तरह आपने कहा था कि अभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करें, गंदुम में इन्वेस्टमेंट करें, गंदुम खरीद लें। मैंने तो गंदुम खरीद ली, अब सोना महंगा हो गया, अब क्या करूँ? मैं एक चीज आपको बताऊं कि तारीख खुद को दोहराती है ना। 1980 में जब ये गोल्ड 855 हुआ, तो आफ्टर 2 years ये $300 पर आउंस से भी ये नीचे था। और अभी आप देखें ये जो गोल्ड हमारा है ये 4500 के अराउंड ये मूव कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आफ्टर मिड यानी 2026 के मिड के बाद फिर ये नीचे चला जाएगा और ये रेट कभी नहीं आएंगे। इसका रीजन क्या है, ये बढ़ क्यों रहा है? सेंट्रल बैंक जो है वो इसको बाई कर रहा है। उसमें कौन ममालिक शामिल हैं? उसमें चाइना है, इंडिया है, पोलैंड है, टर्की है। क्योंकि दुनिया में ये बदअमनी है, तो वो ये समझते हैं कि जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड है। तो अगर आपने जेवर बनाने हैं या कुछ करना है तो उसके लिए आपने वेट करना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी आप बहुत महंगा गोल्ड ले लें। आप वेट करें, इसने वापस आना है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है और कि वो शूट अप हो जाए। रियाज साहब, कितना वापस आना है? ये मैं समझता हूँ कि अगर देखिए, पहले हम ये देखेंगे मिड जनवरी में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इसका ऊपर वाला लेवल कहाँ पे है। फर्ज करें ये 5000 पर आउंस जाता है, ये 6000 पर आउंस पर ये जाता है, तो उसके बाद ये 3500 3800 पे भी ये आएगा, 3600 के अराउंड भी ये आएगा। तो देखें, मार्केट जो है वो कभी भी यानी स्ट्रेट, अब सिल्वर को देखें, पैराबोलिक उसमें मूव चल रही है। उसमें लोग जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि लोग इन्वेस्ट करें और उसके बाद जब गोल्ड नीचे आ जाए तो वो परेशान हो जाएं। और शादी ब्याह के लिए अगर जेवर भी बनवाने हैं तो नेक्स्ट ईयर आप उसमें वो करें। देखिए, गोल्ड का जो ताल्लुक है वो डॉलर के साथ है। अगर डॉलर इधर वीक होता है अमेरिका में, तो गोल्ड जो है उसकी प्राइसेस अप हो जाती हैं। और अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं
तो वो मुझे 10% उसमें डिक्लाइन अभी नजर आता है। जापानीज येन को मैं स्टडी कर रहा था, करेंसीज को, और स्विस फ्रैंक को, वो मुझे 2026 में अप लगते हैं। इट मीन्स के जो डॉलर है वो मजीद वीक होगा और हम गोल्ड को अपसाइड देखेंगे। तो इसका जो एक लेवल है वो जिस तरह मैंने अच्छा, पिछले प्रोग्राम में बुखारी आपको साहब, इसके बढ़ने की वजूहात पे अगर थोड़ी सी बात की जाए तो क्या हो सकती हैं? क्योंकि डॉलर भी स्टेबल है काफ़ी वक्त से, लेकिन क्या मार्केट के अंदर गोल्ड खत्म होता चला जा रहा है? क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं? नहीं, गोल्ड खत्म नहीं हो रहा, बल्कि जो है ना कंट्रीज, ये सेंट्रल बैंक इसको बाइंग कर रहा है। दुनिया ओके। में देखें अमन नहीं है, यूक्रेन का मसला हो गया, फिर गजा का मसला हो गया, मिडल ईस्ट में टेंशन है, इंडिया और पाकिस्तान की ये जंग है, और एक इस माहौल से खौफजदा होके जो कंट्रीज हैं, देखिए वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए वो गोल्ड खरीद रहे हैं। ठीक है। करेंसी की बजाय वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने ये देखना है कि ये 5000 के अराउंड जाता है, ये 6000 के अराउंड, ये किस लेवल पे जाता है। जिस लेवल पे ये टॉप बनाएगा, ऑल टाइम हाई जब बनाएगा, तो उसके बाद इसमें डिक्लाइनिंग शुरू हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि ये 10,000 पे चला जाए या ये आपको बिल्कुल ही नायाब हो जाए, ऐसा इसने नहीं होना। देखिए इंटरेस्ट, पाकिस्तान में जो है हमारा जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे 4 लाख 4.5 लाख रुपए पर तोला यहाँ पे ये चला गया है। पहले अच्छा, 2 रियाज साल साहब, या 3 साल हुकूमत पहले। और मरकजी बैंक सोने की कीमत में इस्तेहकाम के लिए कुछ अपने तय कर सकते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करें, एक आम आदमी की दस्तरस में हो? तो पता है कि अपनी करेंसी को जो है ना इसको स्ट्रांग करें। हमारी जो है एग्रीकल्चर तबाह हो चुकी है, ओके। इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, और जो डॉलर 3 साल पहले 150 रुपए का था, अब वो यानी 280 और 300 के अराउंड जी। है। इस वजह से अगर 150 भी होता तो गोल्ड की जो प्राइस है वो 2 लाख रुपए पर तोला होती, और कुछ अरसे के बाद ये कमी हो जाती। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाए और इंपोर्ट कम करे, और इस तरफ तवज्जो दे कि कौन सा बेहतरीन टाइम है हमारे इसके लिए। कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर बिल्कुल कंट्री, ठीक। हमारी जो इकोनॉमी है वो इसी पे बेस करती है, वो स्टॉक मार्केट पे बेस नहीं करती। हम एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दें, हमारा किसान तबाह हो चुका है। आलमी बिल्कुल सही। मार्केट में जो है ये जो गंदम है, अब पाकिस्तान में 18 किसानों से अच्छा 1800 से बुखारी साहब, लेके इस वक्त 2000 रुपए मन इन्वेस्टमेंट तक। के लिए बेहतरीन चीज़ क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं गोल्ड तो अभी ना खरीदा जाए, इसकी कीमतें वापस आएंगी तो फिर खरीदा जाए, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो किस में इन्वेस्टमेंट करे? नहीं, आप किस तरह इस फिजिकल आप गोल्ड लेना चाह रही हैं, या आप नहीं नहीं, क्या गोल्ड करना तो आप चाह कह रही रहे हैं, हैं ना या कि अभी गोल्ड बहुत महंगा है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना की जाए, ना खरीदा जाए, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पैसा रखता है अपनी जेब में और चाहता है कि कोई इन्वेस्टमेंट अच्छी कर ली जाए, तो कौन से शोबे में हो सकती है, किस चीज़ में, कौन सी धात में हो सकती है? धातें जो है वो देखें, गोल्ड में अगर आप फॉर द टाइम बिंग आप उसको लेते हैं, गोल्ड को लेते हैं, तो जैसे ही ऊपर किसी लेवल पे जाए, मैं मिड जनवरी में अगर मेरा प्रोग्राम हुआ तो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूंगा कि ये किस लेवल पे जाएगा, तो वहां पे आप वो सेल कर सकते हैं। अब कुछ लोग फिजिकल गोल्ड ले लेते हैं, फर्ज कीजिए आप यानी 10 तोले आपने गोल्ड लिया, तो आप 45 लाख कैश लेके जाते हैं मार्केट में, और फिर गोल्ड लाते हैं, फिर बेचने जाते हैं। उसकी बजाय अगर आप ये ट्रेडिंग करें तो वो ज्यादा बेहतर है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसमें तो ट्रेड बुखारी करें। साहब, गंदुम बेच यानी दूं अब? मैंने नहीं, गंदम आप उसको देखें आपके 1800 कहने में मैंने गंदुम 2000 खरीदी उसको थी, आप पिसवा उसका के क्या? उसकी रोटियां बना के खाया। नहीं देखिए, अब बेचना क्या? 4000 रुपए से तजावज कर चुकी है, डबल प्राइस हो चुकी है गंदम की। आपको पता है कि नहीं? अब तो गंदम बेचने का सही जो है, टाइम है अभी? नहीं अभी नहीं है, अभी इसने अगले साल 2026 में और ठीक। इसने ठीक। बढ़ना है। ये 5000 से भी अबव जाएगी। अभी आपने ना रोटी नहीं बनानी, बल्कि आपने जो जो गंदम है उसको आपने संभाल के रखनी है, बिल्कुल। बिल्कुल ताकि सही। जिस ये वक्त आगे चल के तहत काम हो, आएगा। जब नहीं, जब दुनिया में देखें, जब लोग जो है तंग हो जाएं रोटी से, और किसान जो यानी आटे के लिए लाइनें लगे, तो उस वक्त आप उनको सस्ते दामों दें, आप खैरात करें उनको। आपने बिल्कुल दो सही हजार कह हाँ, रहे रुपये हैं। ये मान आपने ली अच्छी है या बात की है। 2500 रुपये मान ली है,
तो आप उनको 3,000 रुपये मान लें, एक यानी इतना प्रॉफिट रखें जो यानी काबिल काबिल कबूल हो बर्दाश्त और हमारे लोगों दीन ने भी हमें वो इजाज़त काबिल दी है उतना ही बर्दाश्त। मुनाफा कमाया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रियाज बुखारी साहब मौजूद थे और गोल्ड मार्केट एक्सपर्ट हैं और बता रहे थे कि अभी गोल्ड की कीमतें, गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन ये वापस जाएंगी और फिर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो बात हो जाए ठंडे मौसम की, और ठंडे मौसम के साथ जो साथ में आपको तोहफे मिलते हैं, जो सौगातें मिलती हैं, वो उसकी जगह एक बोनस ही समझिए उसको। जो आप जो सर्दी पंजीरी आती की है, बात कर रहे हैं? नहीं मैं पंजीरी नहीं, मैं जोड़ों के दर्द की बात कर रहा हूँ। और जिस्मानी दर्द, खुसूसन हड्डियों और जोड़ों के मसाइल जो हैं उसमें इजाफा हो जाता है। ख़ास तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, बच्चे छोटे हैं उनकी हड्डियों को इतना मजबूत कैसे किया जाए कि सर्दी के मौसम में उन्हें इस तरह के चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, और अगर आपने पंजीरियाँ खाई होती ना सर्दियों की सौगातें, तो आपको जोड़ों में दर्द नहीं होती। और ये जनाब, बोनस ना मिलता हमें साथ। खून की रवानी सुस्त पड़ जाती है सर्दियों के अंदर, पट्टे अकड़ जाते हैं जो कि आपके पुराने दर्द भी जाग उठते हैं, और जो नहीं है पुराने वो भी नए दर्द भी आपके साथ जो वो जुड़ जाते हैं। जानते हैं इलाज कैसे मुमकिन है, किस तरह से इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड हमारे साथ अरशद हुमायूं सब मौजूद हैं, फैमिली फिजिशियन हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, आप ही से जानेंगे कि आखिर ये जो जिस सौगात की बात जुनेद कर रहे हैं कि ये सर्दियों की आमद के साथ ही आके चिमट जाती है और फिर ये चलती चली जाती है और फिर आप उठने बैठने से भी मजबूर हो जाते हैं। घुटनों की दर्द, नीज़ की दर्द, या फिर ये कोनियों, बॉडी के किसी भी जिस्म में दर्द हो जाए, हड्डियों में दर्द हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होती है, तो क्या किया जाए इन दर्दों को? एक तो मैं बताऊंगा जी, जो पंजीरी की बात आप कर रही हैं, इसमें तिल जो होते हैं ना, खास तौर पे वो भी डाले जाते हैं, वो बड़े अच्छे हैं। सिसमिन सीड, और उसमें सेसमिक तिल जो होते हैं, तो ये कई ऐसी सौगात हैं जो हम हड्डियों में मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं हड्डियों के लिए। हम कहते हैं कि जी जो वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बैठे रहेंगे तो वो जो कैल्शियम है वो बाहर निकल आता है और वो ब्लड में जाता है। जब आप वेट बेरिंग एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, वज़न उठाते हैं, थोड़ा बहुत ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम जो है हड्डियों में वापस आता है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है। सर्दियों में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जो आर्टरीज होती हैं ना, स्मॉल आर्टरीज, जो पेरिफेरल आर्टरीज होती हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। और जब वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे कम हो जाती है। उसमें मसल्स की भी कम होती है, बोन्स की भी कम हो जाती है, जॉइंट्स की भी कम होती है, और उससे फिर ये होता है कि पेन्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं। और ये जो आपने फरमाया कि सर्दियों में पुरानी चोटें भी दर्द करनी शुरू कर जी जी जी, उसकी रीज़न भी यही होती है कि उसमें जब बोन सर्कुलेशन कम होती है तो वो जो एरिया पुराने होते हैं जो दर्द वाले, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो सब ये जो आप बता रहे हैं वेट उठाने वाला कोई भी एक्टिविटी, या वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें या एक्सरसाइज कर लें, तो ये पुरानी दर्दों की जो दोबारा से जाग जाना है उसके लिए भी ये मुफीद साबित होगी। और साथ में खुराक या रूटीन या मल्टीविटामिन क्या क्या चीज़ें ऐड करें? सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं बिल्कुल सारी ज़रूरी है। अच्छा, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, सर्कुलेशन बढ़ रही है। आप सर्कुलेशन जब बढ़ाते हैं तो आपकी जो इन्फ्लेमेशंस हैं वो कम होती हैं। मैं ये कहता हूँ कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज़ मदर ऑफ ऑल दी डिजीज़। कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो आप समझ लें इवन डेंटल केरीज है, दांतों के मसले मसाइल है, उससे और इस तरह की कई इन्फेक्शन है। लेटेस्ट रिसर्च यही बता रही है कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक्स, डायबिटीज़ और ये सारी प्रॉब्लम जो है इन्फ्लेमेशन से होती हैं। इन्फ्लेमेशन कब होती है? जब आप ब्लड की सर्कुलेशन जो है इन ऑर्गन्स में कम हो जाती है। तो वो आप एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है। उसके अलावा जो हमारी खुराक है उसके ऊपर बड़ी ज़रूरत है। हमें चाहिए कि खुराक के ऊपर खसूसी तवज्जो दें, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, लस्सी है, इस तरह की चीज़ें। अगर फ्रूट में जाते हैं तो उसमें जो विटामिन सी रिच जो फ्रूट होते हैं उसमें बड़ा ज़रूरी है। आजकल किन्नू और माल्टे वगैरह इस तरह की चीज़ें। देखिए, मैं एक चीज़ बड़ी अहम अक्सर कहता हूँ कि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, वो अल्लाह ताला ने जो बनाए हुए हैं ना, वो इसीलिए बनाए हैं
कि उस मौसम में वो इफेक्टिव होते हैं और वो ज़रूर इस्तेमाल अच्छा, करें। लेकिन डॉक्टर साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जो उठने बैठने से भी अब मजबूर हो चुके हैं, वो तो उस तरह से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, एक्सरसाइजेज या फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वॉक शॉक या फिर अपनी बॉडी को मूवमेंट जो है उसकी बहुत ज़रूरी है, उनके लिए फिर क्या है, क्या करें? वो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जो ऑस्टियोपोरोसिस एक होती है कंडीशन जिसमें हड्डियों में भुरभुरापन आ जाता है जी। और हड्डियों में भुरभुरापन जो है ओल्ड लेडीज़ जो अबव 50s है उसमें और एल्डरली पर्सन जो भी हैं उनमें हो जाती है। ठीक है। उसकी वजह से जब आप थोड़ी सी भी कोई गलत मूवमेंट्स करते हैं तो गिर जाते हैं। तो गिरने से फिर समटाइम्स ये भी होता है कि गिरने के बाद फ्रैक्चर होता है और समटाइम्स ये होता है कि फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर जो होता है, ये कूल्हे की जो हड्डी होती है ना, ओल्ड एज में अक्सर इसका फ्रैक्चर होता है और बंदा गिर जाता है। तो ये नहीं पता चलता कि ये वो समझते हैं गिरने से फ्रैक्चर हुआ है, एक्चुअली हड्डी पहले टूटती है और बंदा गिर जाता है। ओह। तो ये बहुत बुरबरापन होने की तो वजह ये से खुद ही चटक जाती हैं हड्डियाँ, बिल्कुल टूट जाती बिल्कुल हैं। इतनी वो कमज़ोर हो जाती है कि वो ज़रा सी मूवमेंट्स उसने अब नॉर्मल की, पट्ठों की इरेगुलरिटीज़ होती है, वो फ्रैक्चर हो जाता है। और मेरे पास मसाले मौजूद हैं और जो लोग मैंने देखे हैं उन्होंने कहा कि जी हम गाड़ी में बैठे थे, बाहर निकले हैं तो गिरे हैं तो फ्रैक्चर हो गया। वो जब गाड़ी से उठते हैं ना, उठते वक्त ही फ्रैक्चर होता है और वो गिर जाते हैं। ओल्ड लेडीज़ अक्सर ऐसे होता है कि वॉशरूम में जा रही हैं, टॉयलेट पर बैठने लगती हैं और वो तो गिरी इसका हैं। इलाज क्या है फिर डॉक्टर साहब? इसको किस तरह से अपने बड़ों को बचाया जा सकता है? देखें जी, इलाज शुरू होता है आपका, हम कहते हैं कि 15 से 20 मिनट आप जो है ना सर्दियों में धूप में बैठें। ठीक है। सिंपल सी बात है, धूप आजकल आपको पता है सर्दियों में धूप वैसे कम हो जाती है जी। और ये भी एक वजह बनती है हमारी हड्डियों में कमज़ोरी की। तो धूप लें, बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद आपकी डाइट बड़ी ज़रूरी है कि मिल्क प्रोडक्ट्स मैंने जो बताया, आप नट्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, ये जो बादाम है, इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और आपका जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स भी बड़ी ज़रूरी हैं जो हमें लेनी चाहिए, जो कि ख़ास तौर पे हम कहते हैं। तो ये अच्छा, बड़ों को अगर देसी घी गर्म पानी में या गर्म कॉफ़ी में पिला दिया जाए तो वो कितना फ़ायदेमंद है? देसी घी क्या आपको देता है बॉडी को, क्या देखें, nutrition बात देता ये है कि 2-3 चीज़ें, मैं एक तो आपने कॉफ़ी का जिक्र किया है, चाय का जिक्र किया है। कॉफ़ी और चाय जो है वो हड्डी को कमज़ोर करती है। ठीक है। इसी तरह जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं वो हड्डी को कमज़ोर करती है ओके। और ये हमें इसमें एहतियात करना चाहिए। फिर अल्कोहल है, ये ड्रग एडिक्शंस हैं, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें एहतियात करनी चाहिए। स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है हड्डियों के कमज़ोर होने में। तो जब ये चीज़ें हम सारी होलिस्टिक अप्रोच करेंगे तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा हम इसकी बोन हेल्थ में बेनिफिशियल होगा। एक तो प्रिवेंशन है और उसके बाद जब प्रॉब्लम हो जाती है उसको आपने क्योर कैसे करना। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तो ये आजकल सर्दियों के साथ कुछ जो सौगातें, कुदरती सौगातें भी तो आती हैं, जिस तरह फिश हो गई या पालक साग वगैरह का इस्तेमाल, बहुत आयरन होता है। देखिए जी, मैं इसके इस्तेमाल से कितनी फ़ायदा? बहुत ज़रूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी हैं, लेने चाहिए। पालक साग, ये इस तरह मेथी है, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर नट्स की बात आपने खुद ही फरमाया। फिर ये है कि ये यखनी आजकल जो चलती है, यखनी भी हड्डियों के अगर लिए देसी मुर्गी की हो तो क्या ही बात है। देसी मुर्गी की हो, साथ मटन ले लें। एग योग या एग ले लें, उसके मिक्स करके ले लें। जी हाँ। एक तो आपकी देखें, हमने सर्दी से बचना है ना। जी हाँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर इस वक्त मौजूद है। जी। आप स्कर्दू में चले जाएं तो -10 डिग्री टेम्परेचर है, कराची में जाएं तो 27, 26, 24 तक है। तो ये जो अच्छा ये भी होता है कि अगर कराची से लोग स्कर्दू जा रहे हैं तो वार्म वेदर से कोल्ड वेदर में जा रहे हैं, बिल्कुल। तो एक्लिमेटाइजेशन नहीं होती। उनको बड़ा ख्याल रखना चाहिए ऐसी जगहों पे। खासतौर पे कपड़े भी इजी पहने होते हैं, ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनते। तो ये पट्ठों की दर्द, हड्डियों की दर्द, ये जो एक्सट्रीम कोल्ड है ये से हो जाती है। ठीक ठीक है। है। अच्छा, जोड़ों के दर्द में वजन का क्या किरदार है? वजन उठाना, रखना, लेकिन जिस तरह आपने भी कहा है कि बिल्कुल वजन जो है बिल्कुल वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो जोड़ों की दर्द ख़ास तौर पे फ़र्ज करें, नी जॉइंट की पेन है, तो नी जॉइंट में आपको बॉडी बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका बॉडी इम्बैलेंस होगा तो वो नी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। उसमें लिगामेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे आप देखेंगे नी को एक बड़ा एंकर किया हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। लिगामेंट्स हैं, मेनिस्कस है, ये 4-5 चीज़ें मिल के वो नी जॉइंट्स को स्टेबल करती हैं।
ठीक है। तो जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन उधर कम हो गई है किसी भी वजह से, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो वो जो है ना उसका नी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, नी पेन शुरू हो जाती हैं। आप अगर ऑलरेडी नी जो है वो इफ़ेक्टेड है, उसमें कमज़ोरी है हड्डी में नी के, तो उससे क्या होगा कि फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो आपने पूछा है कि वज़न उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, अगर नी प्रॉब्लम है तो हम लोग कहते हैं कि वज़न ना उठाएं, हम उसके लिए एक्सरसाइज और बताते हैं। अच्छा, उसके लिए फिर कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं? एक तो ये कि उस दर्द से छुटकारे के लिए कोई इंजेक्शन, कोई दवा या थेरेपीज़, कौन कौन सी थेरेपीज़? घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द, जोड़ों का दर्द? सिंपल पैरासीटामोल है। अच्छा। आप अवॉइड करें कि बाकी जो NSAIDs हैं Injection अननेसेसरी ना लें, इंजेक्शन अननेसेसरी ना लें। अपनी पेन रिलीविंग आप एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, फिजियोथेरापी है। आप सिंपल जो जो इस तरह के वार्म चीज़ें यूज़ हैं, वार्म वाटर के साथ स्पंजेस कर सकते हैं। नी जॉइंट की प्रॉब्लम है, देखें हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हम कहते हैं कि आप कोल्ड एंड हॉट स्पंजेस करें। अगर एक्यूट इंजरी है तो एक्यूट इंजरी में हम कहते हैं कि बर्फ़ की टगोर करें। ताज़ी ताज़ी अगर कोई चोट लग गई। एक्यूट इंजरी जो है, लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल उलट है, वो फौरी तौर पे एक्यूट इंजरी में गर्म कर देते हैं। एक्यूट इंजरी क्या होती है? उसमें ब्लीडिंग्स हो रही होती है, उसको ठंडा करना है। अडीमा हो रहा होता है, तो जब आप उसमें हीट अप्लाई करेंगे ब्लड और ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। उसमें हम कहते हैं कि कोल्ड अप्लाई करें, आइस अप्लाई करें। तो आइस से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन कम होगी, सर्कुलेशन भी कम हो जाएगी उस जगह पे वक्ती तौर पे, और अडीमा कम होगा। जिधर इन्फ्लेमेशन कम होगी उसमें पेन भी कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप क्रॉनिक में चले जाते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका ट्रामा का, इंजरी का बढ़ गया है, तो उसमें हमने ये करना है कि हीट एंड आइस एप्लीकेशन जो हैं, ठीक है, वो हम अल्टरनेट करते हैं। अच्छा, नमक का बात कितना इसमें गर्म बहुत पानी के अच्छा है, अंदर नमक बहुत। डाल के बात लेना, बात यूं ले, के बिल्कुल दर्दों सही के है जी। लिए, नमक जॉइंट का के बात लिए। क्यों बड़ा ज़रूरी किस लिए है? अगर आप वाटर में नीम गर्म पानी में नमक डाल देते हैं तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर आप नी या एंकल को रखते हैं, पाँव को रखते हैं, तो वहाँ का जो अडीमा है, फ्लूइड है, वो बाहर आएगा। मैं अपनी मदर के ऊपर ये ट्राई करती हूँ, तो मैं इसलिए वो पूछ रही हूँ आपसे कि कितना और फायदेमंद। मसाज मुख्तलिफ ऑयल के साथ, जिसे ऑस्ट्रिच ऑयल कहा जाता है कि बड़ा मुफीद होता है जोड़ों के दर्द के लिए, या जैतून का, या कोई और मसाज कितना मुफीद रहता है? मसाज बिल्कुल मुफीद होता है, लेकिन उसमें भी जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है बहुत ज़रूरी है। हम अपने तौर पे जो बाज़ दफ़ा जिस जगह पे नौसिखिए से यूं ना हो कि मजीद बढ़े। हम ये कहते हैं कि बाज़ जगहों पे मसाज जो है माइल्ड किस्म का होना चाहिए, बाज़ जगहों पे मसाज ज़रा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाज़ जगहों पे मसाज जो है वो पेपरमेंट ऑयल, तेज़ ऑयल का कर सकते हैं, बाज़ों में बहुत सूदिंग किस्म के ऑयल हम यूज़ करते हैं। सही। ठीक है ना? तो ये एक्सपर्ट्स की एडवाइस के मुताबिक जो हमारे फिजियोथेरापिस्ट मौजूद हैं, और वो बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं, वो रिसर्च के साथ वो काम कर रहे होते हैं कि एक इन्फ्लेमेशन हुई है, ट्रामा हुआ है, तो हमने किस तरीके से करना है। ये जो हम टोटके यूज़ करते हैं ना, वो गर्दन की कड़क निकालने के लिए वो उसको टेढ़ा मेढ़ा कर जुनेद जो है ना, वो हर मसले का हल तेल समझते हैं, और वो कहते हैं कि हर हड्डी के ऊपर तेल मल दो, वो ठीक हो जाएगी। तो हालांकि ये चीज़ मैंने शाह से सीखी। तेल का मसला ये है कि अब्जॉर्ब होगा तो काम करेगा ना, वो अब्जॉर्ब भी हो रहा है कि नहीं, और अगर वो अब्जॉर्ब हो रहा है तो वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होगा ना। तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो जो चीज़ उसके अंदर जा रही है वो फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, और लगाने का तरीकाकार क्या है ये तो जाहिर है अब डॉक्टर जी बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया है, और वो तमाम चीज़ें पूछी हैं, तो तमाम सवाल पूछे जो कि आपके जहनों में थे कि सर्दियों के दर्द को किस तरह से भगाया जा सकता है, डाइट क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, कब किसको एक्सरसाइज करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, और ये तमाम चीज़ें अगर आप अपनाते हैं तो यकीन मानिए कि आप सर्दियों में जो दर्द है, जोड़ों की दर्द या कोई भी दर्द है, वो उससे छुटकारा पा सकते हैं। धूप लगवाइए, अच्छी खुराक रखिए, अच्छी रूटीन रखिए, और जिस्म के अंदर मूवमेंट रखिए। अगर आप एक जगह बैठ जाएंगे या हिलचुल नहीं होगी,
वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है, तो उसी से आपका बॉडी जो है वो उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी होगी और सर्द मौसम का मुकाबला करने के काबिल। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तानी लड़कों ने भारत का गुरूर खाक पे मिलाया और 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले हमारे मुल्तान के समीर मनहास के कोच उनकी परफॉर्मेंस पर बेहद खुश हैं और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि जिसने पीछे वो खिलाड़ी खड़ा किया है और जिसने इतनी मेहनत की है उस कोच ने, उनसे जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कितना वक्त देते थे समीर और कितना टाइम टेकिंग रहा ये, और प्रोसेस में जब जो कामयाबी है ये एक दिन की नहीं है, एक रात की मेहनत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा सफ़र है। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, आसिफ बलोच, उनसे बात कर लेते हैं कि उनके तासुरात क्या हैं, कितने वो खुश हैं और ये सारी कामयाबी किस तरह से हासिल हुई। जी आसिफ बताइएगा। जी 9 छक्के और 17 चौके लगाकर जो मुल्तान के समीर मिनास है, उन्होंने पूरे मुल्तान और पाकिस्तान का जो नाम है वो सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और यही वजह है कि हर कोई इस वक्त समीर का जो नाम है वो ले रहा है और भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा तो ये दिखाएं, ये है वो क्लब कि जहाँ से मुल्तान में समीर ने अपना क्रिकेटिंग सफ़र जो है वो शुरू किया और इन्हीं बच्चों की तरह यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए और यहाँ पर खेलते हुए आज समीर पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो रोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके जो कोच हैं जो कि इस वक्त हम आए हैं तो बच्चों के साथ उसी तरह मेहनत कर रहे हैं जैसे वो समीर पे करते थे या इरफात पे करते थे। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। ताहिर भाई, इन्हीं जगहों से खेल के समीर आज माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहा है। आपकी बात हुई थी फाइनल से पहले, कोई बात हुई आपकी कि समीर से कोई आपने टिप्स दी हों, कोई कॉन्फिडेंस दिया हो, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही दिया था, टिप्स तो माशाल्लाह वो जिस लेवल पे खेल रहा है और जितने अच्छे उनके कोचिंग स्टाफ है, तो मेरे ख़्याल में मेरी टिप्स की उसको ज़रूरत नहीं थी। बाकी बहुत अच्छा खेला है माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ की जाए कम है और सारा क्रेडिट उसको ख़ुद को जाता है कि जिस तरह उसने फोकस के साथ मेहनत की है, जितनी उसने रेगुलरिटी रखी है इसमें अपनी गेम में और फोकस रखा है कि जैसे कि बाकी बच्चों की तरह नहीं किया, यहाँ आया, अपनी प्रैक्टिस की और सीधा घर चला गया। उसने फ़िटनेस का अपना ख्याल रखा और जिससे उसको कामयाबी मिली और उम्मीद करता हूँ आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, ट्राई नेशंस की है, तो उसमें भी उसको इसी तरह की फॉर्म उसके साथ रहे और हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ और दुआएं उसके साथ हैं। जी बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। उनके भाई अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, मिठाइयाँ खा खा के पेट भर गया होगा? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कितने खुश हैं अपने भाई को? आप खुद भी माशाल्लाह यहाँ लेग स्पिन करते हैं, खेलते हैं, तीनों भाई खेल रहे हैं? जी जी बिल्कुल, तीनों भाई खेल रहे हैं, शुरू से खेल रहे हैं। सबसे पहले टेप बॉल से स्टार्ट की थी हमने, तो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड बॉल पे आए हैं। बाकी अपने बड़े भाइयों को देख के ही मैंने भी मुझे शौक़ पैदा हुआ था। बाकी मेहनत कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं समीर को वो कैसी परफॉर्मेंस उसने दी है। इंशाल्लाह वो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जब समीर कल आसिफ बलोच आप हमारे साथ मौजूद हैं और समीर मनहास के कोच ताहिर महमूद भी हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से वो बता रहे थे कि उन्होंने फ़ोन कॉल पे जज्बा बढ़ाया है, हिम्मत और हौसला बढ़ाया है और कॉन्फिडेंस दिया है। बाकी टिप्स जो थे वो समीर मनहास के पास खुद के पास बहुत मौजूद थे और एक शानदार प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस हमने ग्राउंड के अंदर देखी है और इस वक्त सराहे जा रहे हैं वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिल्कुल, और इसी तरह से अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और बात करते हैं मस्नूई जहानत की, जहां पर इंसानी ज़िंदगी को गैर मामूली रफ्तार मिली है। वहीं पर पढ़ाई हो, नौकरी की तैयारी हो, तहकीक हो, यहाँ पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात तक रसाई हो। AI अब हर जगह मौजूद है। चंद सेकंड में मजमून का खाका, डाटे का तज्जिया, जॉब की एप्लीकेशन, यहाँ पर जाँच, ख्यालात की तरतीब बज़ाहिर तरक्की की अलामत लगता है, लेकिन माहिरीन इस पर खबरदार कर रहे हैं कि मस्नूई जहानत पर इन्हसार आपका जो दिमाग है उसको कहीं ब्लॉक ना कर दे। आपकी जो जहन है वो कहीं कुन जहन ना आपको बना दे ये AI। तो क्या कुछ AI की दुनिया में हो रहा है, कहाँ पर हमें ब्रेक लगा देनी चाहिए, AI से दूर हो जाना चाहिए? बिल्कुल, ये सब कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सवाल यही है कि क्या हमारी सलाहियतों को AI निखार रहा है या उसमें कहीं कमी तो नहीं पैदा कर रहा है। इम्तिनान अहमद साहब मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तिनान भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सवाल यही है कि AI का इस कदर बढ़ता इस्तेमाल, चाहे वो हमारी तहकीक हो, तालीमी निज़ाम हो, हम देखें इसके फ़वाइद तो हैं, लेकिन ऑन अ लार्जर स्केल ये हमें हमारी सलाहियतों को निखार रहा है या कहीं हम इसके डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हमारी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उसको ये मांद करता जा रहा है? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and thank you very much for having me.
मैं अभी इससे पहले कि मैं एआई पे बात करूं, मैं अभी इससे पहले आपका एक बड़ा जबरदस्त एक सेगमेंट सुन रहा था तेल के हवाले से, हड्डियों के हवाले से, और जी उसमें जी। आपका बड़ा ईशान बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट था कि हम सोचते नहीं हैं और हर हड्डी के ऊपर हम तेल लगा देते हैं ये सोचकर कि शायद इससे अफाका हो जाएगा और शिफा मिल जाएगी। यही हाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम ओके। सोचते नहीं हैं, हर चीज एआई से पूछते हैं, हर काम एआई से पूछते हैं। मुझे पिछले दिनों एक दोस्त बता रहे थे कि आजकल फैमिलीज के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर अगर किसी ने एनिवर्सरी विश करनी हो, बर्थडे विश करनी हो, ये भी हम जेमिनाई से, चैट जीपीटी वाओ। से पूछते हैं कि एक अच्छा सा पैराग्राफ बना दो। हम सोचना नहीं चाहते। लिटरली किसी को विश करने के लिए कितनी कोई देर लगती है। जब आप ये नहीं करते तो क्या होता है, आपके अल्फाज नहीं बनते। लाइकवाइज जब बच्चों को ये टूल दे दिया जाए और वो हर चीज, हर रिसर्च, हर होमवर्क, हर चीज से पहले एआई का इस्तेमाल करेंगे, उनकी सोचने की सलाहियत मांद पड़ जाती है। आप ऑलरेडी ये देख रहे हैं कि कितनी ऐसे असाइनमेंट्स हैं स्कूल्स के अंदर जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं एआई की मदद से, और वो कहते हैं कि जी दुनिया में अगर कैलकुलेटर हमारी मदद के लिए आया तो एआई भी हमारी मदद के लिए आया। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि एआई आपको कंप्यूट करके दे देता है डेटा, उसमें से कितनी चीजें ऑथेंटिक हैं, कितनी ऑथेंटिक नहीं है, वो आपको नहीं पता। और बहुत सारे मामलात में जब हम दीन के हवाले से या फिक्र के हवाले से सवाल पूछते हैं एआई से, अक्सर वो गलत इंफॉर्मेशन दे देता है। आप उससे काउंटर कंफर्म करते हैं तो वो नीचे लिख देता है एक बारीक सी लाइन में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत भी बता सकता है। बिल्कुल। उसका काम पूरी दुनिया से मालूमात अच्छा, इकट्ठी लेकिन करके उनको इम्तिहान कंप्यूट भाई करके क्या देना। किया जाए? हमारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं एआई के ऊपर और इस वक्त गैजेट उनके हाथ में है, तो वो जो एक थिन सी लाइन है वो ड्रॉ करना कितना ज़रूरी है कि यहाँ ये लिमिट है, यहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आगे अगर आप यूज़ करेंगे तो कुन जहन होने का खदशा है बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे फिर अपनी सलाहियतों को तो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हम जेन ज़ी की बात करते हैं, जेन अल्फा की बिल्कुल। बात करते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बट अगर वो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे उस इंटेलिजेंस को तो क्या फ़ायदा ऐसी इंटेलिजेंट का? तो फिर क्या हम गलती कर रहे हैं उनको गैजेट्स देकर, या फिर वो जो एक लाइन ड्रॉ करनी है वो नहीं कर पा रहे? हुकूमती सतह पर होगी या हमें इंडिविजुअली करनी होगी कि इससे आगे नहीं बेटा, इससे आगे अपना दिमाग इस्तेमाल करें? देखिए, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, और ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट अगेंस्ट एनी टूल। अगर कोई टूल इंसान की मदद के लिए पैदा किया जाता है, बी इट अ माइक्रोवेव, बी इट अ फ्रिज, कोई भी है, एयर कंडीशन हम यूज करते हैं, हमारी जिंदगी के लिए बड़े अहम है, उसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं चलती है। टूल का इस्तेमाल बुरा नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए उस टूल की वो लाइन कहाँ पर हमने ड्रॉ करनी है। ये जो लाइन ड्रॉ करनी है ना, ये सरकार का काम टेक्निकली नहीं बनता है। वैसे अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया है, कतर है और यूएई है, बहुत से मुल्क अपना एक सॉवरन एआई बना रहे हैं। वो चैट जीपीटी के ऊपर और जेमिनी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमारी कौम ने कल को रिलीजन से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है, हमारे अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स इतने अजीम होने चाहिए कि वो सही जवाब बता सकें। चैट जीपीटी तो कल को गलती कर सकता है, ग्रॉक, जेमिनी कल को गलती कर सकता है, और वो बहुत हद तक, सोचो एक मिनट के लिए, आप अपने फैमिली ग्रुप के लिए कोई भी आपने व्हाट्सएप पे लिखना है, आप हर चीज वहां से पूछते हैं। आपके फैमिली का भी हर मेंबर कल को चैट जीपीटी से ही चीजें पूछना शुरू हो गया। आपने एक टूल को इतना एम्पावर कर दिया कि उसके पास आपके खानदान के सारे राज के सोच कैसी आपकी, और आपकी सोच पिछले 6 महीनों में कैसी बदली है, पैटर्न क्या है, उसको पता है कि अगली चीज आपको क्या सजेस्ट करनी है जिस पर आप मान जाएंगे। और यही प्रीएम्प्टिव थिंकिंग है। ये लाइन ड्रॉ करना बच्चों के लिए असातिज़ा का काम है, ये वालिदैन का काम है कि उनको एनालिटिकल स्किल्स पढ़ाएं। हम रट्टे के निजाम से बाहर निकालें, बच्चों को एनालिसिस सिखाएं। और दूसरा, ये सरकार के अलावा जब आप अपने तौर पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जरूर पूछें कि जिस टूल से मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या इससे बेहतर रिस्पॉन्स ऑलरेडी मेरे पास थी, इससे बेहतर आइडिया मेरे पास था। जब आप सोचना शुरू करेंगे ना, पूछना शुरू करेंगे, आपको अपनी कौम को एनालिटिकल बनाना पड़ेगा। उसके बगैर ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, लेकिन अब इम्तिहान भाई, हमें ये भी तो देखना होगा कि बहुत से हमारे गांव देहातों में ऐसे तलबा जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनकी दस्तरस नहीं है, उनके पास ऐसे स्कूल नहीं है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, ऐसे असातिज़ा नहीं है, और जो असातिज़ा हैं वो ख़ुद भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि कुछ सिखा पाएँ। तो उनके लिए तो इस वक्त एक नेमत ही है ये चैट जीपीटी हो या एआई के जितने भी टूल्स हों। तो क्या किया जाए? असातिज़ा जब तक प्रोवाइड नहीं कर सकते वो तमाम लर्निंग या वो जो तालीम है, तब तक चैट जीपीटी से ही इस्तेफादा किया जाए, और हुकूमत का, तालीमी इदारों का इसमें क्या किरदार होना चाहिए? यही तो अलमिया है, और यही तो मेरा सबसे बड़ा रोना है कि अगर एक कौम बनानी होती है तो आपको उस्ताद बनाना होता है।
अल्लामा इकबाल नहीं बन जाते अगर मीर हसन नहीं होते। तो आपको पहले असातिज़ा को, और आप दुनिया जहान में देखें, अशफाक अहमद सारी जिंदगी कहते रहे कि आप दुनिया में देखें पुलिस फोर्स की, जितने भी पुलिसमैन होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की सैलरीज और असातिज़ा की सैलरीज हर कौम में ज्यादा होती हैं। और हमने इन्हीं को जो बच्चा जिंदगी में नौकरी नहीं कर पाया, टेलीकॉम में नहीं जा पाया, हमने उसको झोंक दिया पढ़ाई के अंदर। यानी जो रिटार्डेड था, माफ कीजिएगा, लेकिन रिटार्डेड इंसान को हमने बना दिया कि उसको उस्ताद बना दें। वो क्या सीखेगा और क्या सिखाएगा जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती। स्पेशली हमारे मुल्क की बहुत सी खवातीन माशाल्लाह नौकरी कर रही हैं, टीचर्स बनी हुई हैं, स्कूल्स में हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो उनका पहला प्रोफेशन नहीं होता। हाउस जॉब करने के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और बिल्कुल मेरे पास सही, कोई और काम नहीं हमें रहेगा, ये चलो मैं स्कूल चीज़ें में ये खुद टीचिंग सोचने की ज़रूरत है। हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, हुकूमती सतह पर भी सोचने की ज़रूरत है, और हमें भी अपनी तय ये कोशिश करनी चाहिए कि उन गलतियों को सुधार सके। बहुत शुक्रिया इम्तिनान अहमद, मोटिवेशनल मौजूद थे, वक्त की कमी थी, अदरवाइज इस पर मजीद लंबी बात हो सकती।